जंगल की गहराइयों में जब जंगली सुअर को जनजाति के पास लाया गया तो वहां एक उत्सव का माहौल था। सभी सदस्य उत्सुकता से इकट्ठा हुए जैसे ही उस विशाल जानवर को जमीन पर रखा गया। उसकी मोटी और कठोर खाल को उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह खाल जनजाति के लिए एक अनमोल खजाना थी जिसे वे अभिन्न पनमान के चलती जनजाति के लोग न की जरी हुई के बाबियन बावी के डॉफो के सुपर जनजाति के लोगों को लंबे समय तक तृप्त रखने के लिए पर्याप्त था। फिर हड्डियों की बारी आई। ये हड्डियां बड़ी और मजबूत थीं जो विभिन्न औजारों और हथियारों के निर्माण के लिए उपयुक्त थीं। कंधे की हड्डियों से हड्डी के हल बनाए जा सकते थे जबकि पैरों की हड्डियों को तेज धार वाली हड्डी की भाले में बदला जा सकता था। अंत में जियांग शुआन की नजरें उस चीज पर थीं जो उसे सबसे अधिक आकर्षित करती थी माइनस जंगली सुअर के नुकीले और कठोर दांत। ये दांत जानवर के शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होते हैं। जनजाति के लोग छोटे दांतों का उपयोग विभिन्न आभूषण बनाने के लिए करते थे जैसे कि दांत की हार और कंगन। लेकिन जब जियांग शुआन ने अंततः जंगली सुअर के खोपड़ी को तोड़ा और दांत निकाले तो उसे थोड़ी निराशा हुई। यह चीज दांत की चाकू में नहीं बदली जा सकती। जंगली सुअर के दांत लंबे त्रिकोणीय आकार के होते हैं लेकिन उनका मध्य भाग खोखला होता है जिसमें नरम गूदा भरा होता है। जंगली सुअर के मांस को काटते समय जनजाति के सदस्यों के चेहरे पर एक अद्भुत उत्साह और गर्व था। जैसे ही उन्होंने मांस के टुकड़े किए उसकी ताजगी और सुगंध ने चारों ओर एक अद्भुत वातावरण बना दिया। मांस की चर्बी और लाल रंग की चमक ने सभी को आकर्षित किया। जनजाति के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और इस समृद्धि का जश्न मना रहे थे। उनके बीच में जियांग शुआन ने अपने हाथों में एक बड़ा मांस का टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक थी जैसे वह इस क्षण की महत्ता को समझ रहा हो। यह मांस हमें कई दिनों तक जीवित रखेगा, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्व की झलक थी। जैसे जैसे वे मांस को काटते गए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह केवल भोजन नहीं था बल्कि उनकी संस्कृति और अस्तित्व का प्रतीक था। मांस के टुकड़ों को आग पर भूनने का समय आया और जैसे ही आग की लपटें उठी एक अद्भुत सुगंध ने वातावरण को भर दिया। सभी ने मिलकर एकत्रित होकर उस सुगंध का आनंद लिया जो उनके दिलों में एकता और भाईचारे की भावना भर रही थी। जैसे ही मांस पकने लगा जनजाति के लोग एकत्रित होकर आग के चारों ओर बैठ गए। उनकी आंखों में चमक थी जैसे वे इस क्षण का आनंद ले रहे हों। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी और उनके बीच में मांस की खुशबू ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जियांग शुआन ने अपने हाथों में एक हड्डी उठाई जो कि जंगली सुअर की थी। यह हड्डी बड़ी और मजबूत थी और उसने सोचा कि इसे विभिन्न औजारों में कैसे बदला जा सकता है। इससे हम हड्डी के हल बना सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। अन्य सदस्य भी उसकी बातों से सहमत हुए और उन्होंने हड्डियों के उपयोग के बारे में चर्चा शुरू की। हड्डियों को काटने और आकार देने की प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि यह केवल औजार नहीं थे बल्कि उनकी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा थे। जैसे जैसे रात गहराने लगी आग की रोशनी में उनकी छायाएं नृत्य करने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसमें सभी सदस्य एकजुट होकर अपनी परंपराओं को जीवित रख रहे थे। हड्डियों के साथ काम करते समय वे एक दूसरे के साथ हंसते और मजाक करते रहे जिससे माहौल में खुशी और उत्साह का संचार हुआ। जैसे ही जियांग शुआन ने जंगली सुअर के दांतों को तोड़ने की कोशिश की उसके मन में एक नई सोच जागी। वह जानता था कि ये दांत केवल औजार नहीं थे बल्कि उनके लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक थे। उसने सोचा कि कैसे वह इन दांतों का उपयोग कर सकता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी। हम इन दांतों को खूबसूरत आभूषणों में बदल सकते हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अन्य सदस्य उसके विचार से प्रभावित हुए और उन्होंने मिलकर दांतों को सजाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की। जैसे जैसे वे विचारों का आदान प्रदान करते गए एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत थी जहां उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया और नए विचारों को अपनाया। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल दांतों का मामला नहीं था बल्कि यह उनकी पहचान और संस्कृति का एक हिस्सा था। सभी ने मिलकर एक नई दिशा में सोचने का संकल्प लिया और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जियांग शुआन ने जंगली सुअर के दांतों को देखा जिनकी आकृति एक विशाल अर्धवृत्त की तरह थी। ये दांत किसी भी औजार बनाने के लिए अनुपयुक्त थे जिससे उसे निराशा हुई। उसने दांतों को छोड़ते हुए सोचा, क्या अजीब बात है, ये केवल सजावट के लिए ही उपयुक्त है। उसने मन में ठान लिया कि वह इन दांतों से एक जानवर के दांतों की हार बनाएगा जब उसे समय मिलेगा, लेकिन पहले उसे उपयुक्त जानवर के दांतों की तलाश करनी होगी। तभी उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, गरगल गरगल। यह आवाज मिट्टी के बर्तन में उबलते सुअर के मस्तिष्क की थी जिसमें कुछ सूखे सब्जियां डाली गई थी। सुअर के मस्तिष्क में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है और यह उच्च श्रेणी के लोगों को खाने के लिए दिया जाता है। निश्चित रूप से वाइन जनजाति के दो सबसे उच्च श्रेणी के लोग जियांग शुआन और ची शाओ थे, इसलिए इन तीन जंगली सुअरों के मस्तिष्क उन्हें दिए गए थे। जियांग शुआन ने एक लंबे चम्मच से बर्तन में सब्जियों को पलटा और फिर जिज्ञासा से अपनी बहन ची शाओ की ओर देखा, पूछते हुए, बहन, तुम क्या कर रही हो? चिशाओ ने एक बड़े सपाट पत्थर पर छोटे छोटे रंगीन पत्थरों को कुचलते हुए कहा, मैं इन पत्थरों का उपयोग रंग बनाने के लिए कर रही हूँ ताकि हम अपने जनजाति के महत्वपूर्ण घटनाओं को जानवरों की खाल पर चित्रित कर सकें। ये पत्थर पास के पहाड़ों और जंगलों से इकट्ठा किए गए थे। जियांग शुआन ने ध्यान से देखा, कुछ पत्थर लाल थे, कुछ भूरे और कुछ काले, जिनका बनावट अपेक्षाकृत नरम था। चिशाओ ने कुचलते हुए कहा, हमारे जनजाति की स्थापना के बाद जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन्हें मैं चित्रित करना चाहती हूँ, जैसे बांस के झोपड़े बनाना, वाइन देवता का प्रकट होना, मच्छर जनजाति का हमला, भूमि की सफाई और बुवाई।
जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में सवाल उठे, तुम क्या चित्रित करना चाहती हो? चिशाओ ने कुछ पल सोचा और अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, इन सब का चित्रण करना तो बहुत बड़ा काम है। जियांग शुआन ने चिशाओ की आंखों में चमक देखी जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी। वह जानता था कि वह वाइन जनजाति की जादूगरनी है, लेकिन उसके पास पूर्ण विरासत की कमी थी। वह अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ थी और इसलिए वह केवल अपनी भावनाओं और यादों के आधार पर खोज कर रही थी। बचपन में उसने हिरण जनजाति की जादूगरनी को यह विधि अपनाते हुए देखा था, जब वह जनजाति की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित कर रही थी। जियांग शुआन ने सोचा कि यह कितना अद्भुत था कि वह भी अपनी बहन की मदद कर सकता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और पत्थर लाऊं? उसने उत्साह से पूछा। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम और पत्थर लाए तो मैं और रंग बना सकूंगी। दोनों भाई बहन के बीच एक गहरा बंधन था जो इस कठिन समय में भी मजबूत हो रहा था। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा कि चिशाओ की कला कितनी महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि चित्रित घटनाएं उनकी जनजाति की पहचान होंगी। उसने महसूस किया कि यह केवल रंग और चित्र नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास का एक हिस्सा है। जैसे जैसे ची शाओ ने पत्थरों को कुचला, उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उसके कार्य की महत्ता को दर्शाती थी। जियांग शुआन ने उसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इसे एक साथ करेंगे। ची शाओ ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई, तुम्हारे बिना मैं यह नहीं कर पाती। यह सुनकर जियांग शुआन का दिल भर आया। वह जानता था कि उनकी जनजाति की कहानी केवल उनके चित्रों में नहीं, बल्कि उनके संघर्षों और एकता में भी छिपी हुई है। ची शाओ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रही हो। उसने अपने मन में सोचा कि यह चित्रण केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी कहानी को जीवित रखना आवश्यक है, उसने कहा। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी प्रेरणा को महसूस किया। वह जानता था कि यह चित्रण उनके संघर्षों, उनकी जीतों और उनकी संस्कृति का प्रतीक होगा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, एक सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर फैल रही थी, जो उनके कार्य को और भी महत्वपूर्ण बना रही थी। चलो हम इसे शुरू करें, जियांग शुआन ने कहा। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और उनके दिलों में एक नई आशा और उत्साह था। यह केवल एक चित्रण नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और भविष्य का निर्माण था। जियांग शुआन की आंखों में एक नई योजना का जादू था। उसने चिशाओ को देखकर सोचा कि उसकी कला कितनी अद्भुत हो सकती है। आग की लपटें उसके विचारों को और भी प्रज्वलित कर रही थी। वह सोचने लगा कि कैसे एक नक्शा न केवल जनजाति के सदस्यों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन जाएगा। जियांग शुआन ने अपने मन में चित्रित किया कि कैसे नए सदस्य इस नक्शे को देखकर अपने पूर्वजों की यात्रा को समझ सकेंगे। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने विचारों को शब्दों में बुन सकता है, क्या वह अपने सपनों को कागज पर उतार सकता है। आग की गर्मी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी और वह अपने विचारों की गहराई में खो गया। चिशाओ की आवाज ने उसे वापस लाया, भाई, क्या तुमने सोचा है कि हम अपने चित्रों में क्या शामिल कर सकते हैं? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सोच रहा था कि हमें नक्शे में सभी महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल करना चाहिए। उसकी आवाज में एक उत्साह था, जैसे वह एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार। जियांग शुआन की कल्पना में नक्शा जीवंत हो उठा। उसने अपने मन में सोचा कि कैसे वह पहाड़ों की ऊंचाइयों को, नदियों की धारा को और झीलों की शांत सतह को एकत्रित कर सकता है। वह जानता था कि यह केवल रेखाएं नहीं होंगी, बल्कि यह उन स्थानों की कहानियां होंगी जो जनजाति के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि यह नक्शा केवल भौगोलिक जानकारी नहीं देगा, बल्कि यह जनजाति की आत्मा को भी प्रदर्शित करेगा। जैसे जैसे वह अपने विचारों में डूबता गया, आग की लपटें उसके चारों ओर नृत्य करती रहीं, जैसे वे उसकी कल्पनाओं को प्रज्वलित कर रही हों। जियांग शुआन ने अपने हाथों को आग की गर्मी में महसूस किया और एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने ची शाओ की ओर देखा, जो रंगों को पीसने में व्यस्त थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने जियांग शुआन को प्रेरित किया। उसने सोचा कि अगर चिशाओ अपने चित्रों में इतनी मेहनत कर सकती है, तो वह भी अपने नक्शे को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उस नक्शे की तस्वीर को स्पष्ट करने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वह उस नक्शे के माध्यम से जनजाति के अतीत और भविष्य को जोड़ रहा है। जियांग शुआन ने अपनी आंखें खोली और चिशाओ को देखा, जो अब रंगों को पीसने में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे वह अपने चित्रों में आत्मा डालने की कोशिश कर रही हो। जियांग शुआन ने सोचा कि कला और नक्शा दोनों ही जनजाति की पहचान को दर्शाते हैं। उसने महसूस किया कि यह केवल चित्र नहीं है, बल्कि ये भावनाएं, यादें और कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। उसने चिशाओ से कहा, तुम्हारी कला में इतनी गहराई है, यह हमारी पहचान को जीवित रखेगी। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जब लोग इन चित्रों को देखेंगे तो वे हमारी कहानी को समझेंगे। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हमारी कहानी को एक नक्शे में भी ढालना चाहिए। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, आग की लपटें और भी तेज हो गईं और उनके दिलों में एक नई आशा की किरण जाग उठी। बर्फ से ढके जंगल में, जहां ठंडी हवा की सिहरन हर दिशा में फैली हुई थी, एक आग जल रही थी। आग की गर्माहट में नान शिंग ने अपने हाथों को गर्म करते हुए अपने नेता जियांग शुआन की ओर देखा। जियांग शुआन ने सोचा कि यह सही समय है कि वे अपने जनजाति के सदस्यों को एकत्रित करें। उन्होंने नान शिंग से कहा, जाओ और गान सोंग और बाकी लोगों को बुलाओ, मुझे कुछ घोषणा करनी है।
नानशिंग ने तुरंत उठकर बर्फ की मोटी परत को चीरते हुए अन्य बांस के झोपड़ियों में रहने वाले वाइन जनजाति के सदस्यों को बुलाने के लिए निकल पड़ा। जब सभी 17 लोग इकट्ठा हो गए तो जियांग शुआन ने अपनी योजना साझा की। मैं आज सभी को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि हम पास के स्थानों के नामों को एकीकृत कर सकें। इससे जब मैं आपको कहीं भेजूंगा तो केवल स्थान का नाम लेना ही काफी होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने एक पल सोचा और कहा, पहले जनजाति के सामने बहने वाली नदी का नाम मैं फेयू नदी रखने की योजना बना रहा हूँ। आप सबका क्या विचार है? जैसे ही जियांग शुआन ने फेयू नदी का नाम लिया, एक जनजाति के सदस्य ने उत्साह से कहा, मुखिया, यह नाम बहुत अच्छा है। उड़ने वाली मछलियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने हंसते हुए कहा, तो यह तय हुआ, इस नदी का नाम फेयू नदी होगा। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जैसे ही उन्होंने उड़ने वाली मछलियों के स्वादिष्ट मांस की कल्पना की। जियांग शुआन ने आगे कहा, अब जनजाति के पीछे की पत्थर की पहाड़ी का नाम वाइन भगवान पर्वत रखा जाएगा। जनजाति के सदस्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए क्योंकि यह नाम उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्मृति को जीवित करता था। जियांग शुआन ने फिर कहा, जनजाति के दक्षिण की पहाड़ी का नाम थंडर पर्वत होगा ताकि हम उस थंडर ट्री को याद रख सकें जो हमने खोजा था। जियांग शुआन ने अपनी घोषणा जारी रखी, जनजाति के उत्तर की पहाड़ी का नाम वाइल्ड बोअर पर्वत होगा ताकि हम अपनी जंगली सुअर की शिकार को याद रख सकें। जैसे जैसे वह प्रत्येक स्थान का नाम लेता गया, सभी जनजाति के सदस्यों के मन में उस क्षेत्र का स्पष्ट चित्र उभरने लगा। यह नाम उनके लिए केवल भूगोल नहीं थे, बल्कि उनके अनुभवों और यादों का हिस्सा बन गए। जियांग शुआन ने कहा, भविष्य में मैं एक चित्र बनाऊंगा जिसमें हमारे जनजाति के चारों ओर की पहाड़ियां, नदियां और दलदल दर्शाए जाएंगे। इसे बार बार देखकर आप इसे याद रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही जनजाति के सदस्य पढ़ नहीं सकते, लेकिन चित्रों के माध्यम से वे सब कुछ समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए, फेयू नदी को एक उड़ने वाली मछली द्वारा दर्शाया जाएगा, थंडर पर्वत को थंडर ट्री द्वारा और वाइल्ड बोअर पर्वत को एक जंगली सुअर द्वारा। जैसे ही जियांग शुआन ने अपनी घोषणाएं पूरी की, जनजाति के सदस्यों के चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि अब वे अपने आसपास के क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जियांग शुआन ने कहा, अब जब आप इन नामों को सुनेंगे तो आप तुरंत उस स्थान की कल्पना कर सकेंगे। सभी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए सहमति जताई। इस समय बांस के बर्तन में खाना पकने की खुशबू हवा में फैलने लगी थी। यह खुशबू उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गई थी। जियांग शुआन ने कहा, चलो अब हम एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। सभी ने खुशी खुशी अपने अपने बांस के झोपड़ियों की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अपने नए नामों के बारे में चर्चा की। खाना खाने के बाद सभी जनजाति के सदस्य संतोष से भरे हुए अपने अपने बांस के झोपड़ियों में लौटने लगे। जियांग शुआन ने देखा कि उनकी मेहनत रंग लाई है और अब उनके लोग एकजुट होकर अपने स्थानों को पहचानने लगे हैं। उन्होंने सोचा कि यह नए नाम केवल भूगोल नहीं बल्कि उनके जीवन के अनुभवों का हिस्सा बन गए हैं। जैसे ही रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा, बर्फ की चादर पर चांद की रोशनी बिखरने लगी। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा की किरण महसूस की। उन्होंने सोचा, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने इतिहास को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह विचार उनके मन में गूंज रहा था और उन्होंने अपने जनजाति के भविष्य के प्रति एक नई दृष्टि देखी। ठंडी सर्दियों की एक सुबह थी जब ची शाओ ने अपने हाथों में कागज और रंगीन रंगों का एक सेट लिया। वह जानवरों की खाल पर चित्र बनाने में व्यस्त था जिसमें उसके कबीले के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण था। उसके चारों ओर बर्फ से ढके पेड़ और ठंडी हवा ने एक अद्भुत वातावरण बनाया था। पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती हुई शिकार की आवाजें इस सर्दी की ठंडक को और भी गहरा कर रही थी। चिशाओ की आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वह अपने कबीले की कहानी को जीवित रखने का प्रयास कर रहा हो। इस दौरान जियांग शुआन ने भी एक प्रारंभिक मानचित्र बनाने का कार्य शुरू किया। वह अपने विचारों में डूबा हुआ था जब उसने देखा कि कुछ कमजोर वांडरर्स बीमार हो गए हैं। पुरानी जादूगरनी और चिशाओ ने उनकी चिकित्सा की, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 लोग अपनी जान नहीं बचा सके। यह सुनकर चिशाओ का दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि यदि उनके पास अधिक औषधियां होती तो शायद वे बच सकते थे। इसी दौरान कबीले के 2 सदस्य शिकार के दौरान जंगली जानवरों के हमले का शिकार हुए, लेकिन समय पर उन्हें वापस लाया गया। जियांग शुआन ने अपने कैलेंडर बांस के ट्यूब में लिखा 396 दिन और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जियांग शुआन अपने बिस्तर के पास बैठा था। उसके सामने पुराने कैलेंडर बांस के ट्यूब बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में चिंता और उलझन की झलक थी। 396 दिन, यह तो पृथ्वी से 1 महीने ज्यादा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। कैलेंडर बनाने का कार्य उसके लिए आसान नहीं था। उसने महसूस किया कि बर्फ के पिघलने के बीच का अंतर 13 महीने है, लेकिन यह सटीक नहीं था। मौसम हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी कभी सर्दी लंबी होती थी, कभी कभी छोटी। यह सब सोचते सोचते उसने अपने सिर को खुजाया और अपने कार्य को जारी रखने का निर्णय लिया। चलो रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है कि कुछ वर्षों बाद कुछ पैटर्न उभरेंगे। जियांग शुआन जानता था कि किसी भी प्रकार का कैलेंडर बनाना आसान नहीं था। इसके लिए दशकों की मेहनत और समर्पण की आवश्यकता थी।
वह केवल तारीखों और जलवायु परिवर्तनों को ध्यान से रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन क्या यह कैलेंडर अंततः सफल होगा, यह कोई नहीं जानता था। सर्दी की ठंडी हवाएं अब धीरे धीरे गर्मी में बदलने लगी थीं। दक्षिणी वन्य क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगा था और बर्फ तेजी से पिघलने लगी थी। अचानक एक तेज आवाज आई, क्रैश, और फिर थड़ थड़ थड़। बर्फ के बड़े टुकड़े एक विशाल पेड़ से गिरने लगे, जैसे कि प्रकृति ने अपनी चादर को हटा दिया हो। गिरती बर्फ के टुकड़े जमीन पर टकराकर चुरचुराते हुए टूट गए और पेड़ की झुकी हुई शाखाएं फिर से उठने लगीं। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जियांग शुआन ने खिड़की से बाहर झांका, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे बादलों के बीच से निकल रही थीं। उसका दिल एक नई आशा से भर गया। उसने महसूस किया कि यह मौसम का परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर भी हो रहा था। वह जानता था कि कबीले के लिए यह समय एक नई शुरुआत का है। उसने अपने कैलेंडर में एक नया दिन दर्ज किया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जियांग शुआन ने अपने कैलेंडर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। उसने सोचा कि क्या वह अपने कबीले के लिए एक सटीक कैलेंडर बना सकेगा। उसकी सोच में समय का प्रवाह और मौसम के बदलाव का महत्व था। वह जानता था कि यह एक कठिन कार्य है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इसे पूरा करेगा। उसने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया, ठंडी हवा, बर्फ की महक और पेड़ की छाया। उसने अपने मन में एक योजना बनाई, जिसमें वह हर दिन के मौसम और घटनाओं को रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं इसे सही तरीके से करूं, तो शायद भविष्य में यह किसी के काम आएगा, उसने सोचा। जियांग शुआन ने अपने बांस के ट्यूब को फिर से उठाया और लिखना शुरू किया। उसकी कलम ने कागज पर एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो उसके कबीले के भविष्य को आकार देगी। जियांग शुआन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। धूप की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे कि प्रकृति ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया हो। बाहर का दृश्य अद्भुत था। वाइन जनजाति के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कुछ लकड़ी काट रहे थे, कुछ आग जलाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। यह दृश्य उसके दिल को गर्माहट से भर देता था। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा। हर किसी की आंखों में एक नई आशा और उत्साह था। यह सब देखकर उसे महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वह सही था। वह जानता था कि यह सब उसके प्रयासों का परिणाम था। उसने अपने मन में सोचा, यह जनजाति केवल एक समूह नहीं है, बल्कि एक परिवार है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज जंगल में गूंज उठी। पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई संकल्पना को महसूस किया। मैं इस जनजाति का नेता हूँ और मैं इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो रहा हो। उसने अपने साथियों की ओर देखा और उनकी मुस्कान ने उसे और भी प्रेरित किया। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया। जंगल की ताजगी, मिट्टी की खुशबू और पत्तियों की सरसराहट ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। उसने अपने मन में सोचा कि यह जीवन कितना अद्भुत है, भले ही यह कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपनी जनजाति के लिए और भी बेहतर करेगा। जैसे जैसे वह अपने साथियों के बीच चलता गया, उसने देखा कि सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एकजुटता का प्रतीक बनकर। यह देखकर उसके दिल में गर्व की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, हमने एक साल में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जियांग शुआन ने अपने साथियों से बात की, उनके साथ हंसी मजाक किया और उनकी समस्याओं को सुना। वह जानता था कि एक नेता के रूप में उसे उनकी चिंताओं को समझना होगा। उसने महसूस किया कि उनकी खुशी उसकी खुशी है। जैसे ही दिन चढ़ने लगा, सूरज की किरणें और भी तेज हो गईं और जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। वह जानता था कि यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत है। जियांग शुआन ने अपने मन में एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि उन्हें अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए, ताकि उनकी जनजाति और भी मजबूत हो सके। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। हमें एक नई जलाशय बनानी चाहिए, ताकि बारिश के पानी को संचित कर सके। इससे हमें सूखे के समय में मदद मिलेगी। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। उसके साथियों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जियांग शुआन ने आगे कहा, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। हम सब मिलकर ही इस जनजाति को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी, जिसने सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके साथियों के चेहरे पर मुस्कानें फैलने लगी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि उनके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने देखा कि सभी लोग उसके साथ खड़े हैं और यह दृश्य उसके दिल को गर्व से भर देता है। जियांग शुआन ने अपनी योजनाओं को साझा करने के बाद सभी ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक नई जलाशय बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। कुछ लोग बांस के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे, कुछ मिट्टी खोद रहे थे और कुछ पानी को इकट्ठा करने में लगे थे। यह दृश्य एकता और सहयोग का प्रतीक था। जियांग शुआन ने देखा कि सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और यह देखकर उसके दिल में गर्व की एक लहर दौड़ गई। वह जानता था कि यह केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, सूरज की रोशनी और भी तेज होती गई और सभी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम किया और यह अनुभव उसे और भी मजबूत बना रहा था। उसने महसूस किया कि जब वे एक साथ होते हैं, तो कोई भी कठिनाई उनके सामने नहीं टिक सकती। यह दिन उनके लिए एक नई शुरुआत थी और जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया। जियांग शुआन ने वॉन्डरर्स की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कहा था, तुम और वे वॉन्डरर्स वाइन जनजाति में रह सकते हो। हालांकि वाइन जनजाति के असली सदस्य बनने के लिए अभी भी समय की परीक्षा की आवश्यकता होगी। जिंगजिए ने जल्दी से कहा, जब तक मैं वाइन जनजाति में शामिल हो सकूं, मैं जितना भी समय लगे इंतजार करने के लिए तैयार हूं।
जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम जनजाति के प्रति वफादार रहोगे, शामिल होना केवल समय की बात है, चिंता मत करो। जिंगजिए ने दृढ़ता से सिर हिलाया, अपने आत्मविश्वास में। जियांग ने आगे कहा, अब जब बर्फ अभी अभी पिघली है, पेड़ों से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, सुनिश्चित करो कि वे ठीक हैं, बेवजह इधर उधर मत भागो ताकि गिरती बर्फ से चोट न लगे। ठीक है, मैं तुरंत वहां जा रहा हूँ। जिंगजिए अपनी भेड़िए की दांत वाली क्लब को पकड़े हुए जल्दी से उन घरों के सामने वापस आया, वॉन्डरर्स को इकट्ठा करने के लिए जो अत्यधिक उत्साहित थे और बेतरतीब ढंग से दौड़ रहे थे। जिंगजिए ने अपने चारों ओर देखा, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वह जानता था कि यह एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत। वाइन जनजाति में शामिल होने की उसकी इच्छा ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो खुशी से चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उस पल में जिंगजिए ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल एक अस्थायी स्थिति हैं और सच्ची खुशी उन क्षणों में होती है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। उसने अपने हाथों में अपनी क्लब को मजबूती से पकड़ा, जैसे कि यह उसे सुरक्षा और ताकत दे रही हो। हम जीवित हैं, उसने जोर से कहा और उसके शब्दों ने चारों ओर की हवा में गूंज उठे। यह एक ऐसा क्षण था जब हर किसी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें विश्वास था कि वे एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जिंगजिए ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की और उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। चलो हम एक साथ मिलकर कुछ करें, उसने उत्साह से कहा। जिंगजिए ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब समय है कि वे एक नई शुरुआत करें। हमने सर्दी का सामना किया है, अब हमें एक नई दिशा में बढ़ना है, उसने कहा और उसके शब्दों में एक गहरी प्रेरणा थी। सभी वॉन्डरर्स ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उनकी आंखों में चमक थी। हम एक साथ रहेंगे, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, जिंगजिए ने कहा और उसके शब्दों ने सभी के दिलों में एक नई आशा जगाई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एकजुटता का अनुभव किया। जिंगजिए ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक नया जीवन है। उन्होंने अपनी क्लब को ऊपर उठाया और कहा, चलो हम वाइन जनजाति के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। उसके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया और उन्होंने एक साथ मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत की। जिंगजिए की कड़क आवाज गूंज रही थी, क्या तुम बर्फ से मारे जाना चाहते हो? फिर से इधर उधर दौड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस रात ठंडी उत्तर की हवा ने गर्म दक्षिणी हवा का रूप ले लिया, जिससे पेड़ों और जमीन पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। 2 दिन बाद पेड़ों से बर्फ और बर्फ के टुकड़े गायब हो गए और जमीन पर अधिकतर बर्फ भी पिघल गई। नदियां फिर से खुशी से बहने लगी और नदियों पर जमी बर्फ के बड़े टुकड़े बहते हुए धारा के साथ बह गए। वाइन जनजाति के तालाबों में सहनशील मछलियां फिर से सक्रिय रूप से तैरने लगी। 3 दिनों की गर्म दक्षिणी हवाओं के बाद जमीन पर नाजुक घास की कलियां उग आईं और जंगल में सर्दी की नींद में सोए जानवर फिर से प्रकट होने लगे। पूरा प्राचीन जंगल एक बार फिर जीवन का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन वाइन जनजाति में एक ही व्यक्ति था जो बहुत खुश नहीं था, वह था दाजियाओ। सर्दियों में खाद्य संकट के कारण उसने जो जानवर पाले थे उनमें से कई खा लिए गए थे, केवल कुछ ही बचे थे। जियांग शुआन उसके गुफा में आया और दाजियाओ को सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हम और पकड़ लेंगे। जियांग शुआन की बातों को सुनकर दाजियाओ का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने उत्सुकता से जियांग शुआन के साथ चर्चा की कि कौन से जानवर पालतू बनाने के लिए उपयुक्त होंगे। मुझे लगता है कि वे उड़ान रहित यूनिहॉर्न पक्षी काफी अच्छे हैं, इन्हें टेम करना शायद 7 रंगीन फेजेंट से आसान होगा। दाजियाओ की आंखों में उम्मीद की चमक थी। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और ग्रे खरगोश, वे जल्दी प्रजनन करते हैं। इस बातचीत ने दाजियाओ को एक नई ऊर्जा दी। जंगल में वाइन जनजाति की शिकार टीम फिर से निकल पड़ी। सर्दियों की बंजरता की तुलना में उन्हें अब हरे भरे वसंत के जंगल पसंद थे, जो शिकार से भरपूर थे। दाजियाओ ने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद और मेहनत से सब कुछ संभव है। जंगल की हरियाली और जानवरों की चहचहाट ने उसके दिल में एक नई आशा जगाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए जानवरों को पकड़ने और पालतू बनाने का संकल्प लिया। गानसोंग ने अपने हड्डी के हल के साथ खेतों में फिर से हल चलाना शुरू कर दिया। उसके पास केवल एक हाथ था और दूसरों की तरह शिकार करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन खेती में वाइन जनजाति में जियांग शुआन के अलावा कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। पिछले साल की फसल ने गानसोंग के आत्मविश्वास को बढ़ाया था। इस साल वह और अधिक भूमि खोलने और अधिक अनाज और सब्जियां उगाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई दिशा दी। खेतों में हल चलाते समय मिट्टी की खुशबू और ताजगी ने उसे एक नई ऊर्जा दी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और वह अपने काम में खो गया। उसके मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें वह अपनी जनजाति के लिए समृद्धि लाएगा। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी कि वह अपने लोगों को खुशहाल जीवन दे सके। जंगल में वाइन जनजाति की शिकार टीम ने फिर से शिकार पर निकलने का निर्णय लिया। सर्दियों की बेरुखी के बाद अब उन्हें हरे भरे वसंत के जंगल की सुंदरता का आनंद लेने का मौका मिला। पेड़ों की छायाएं और चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। शिकार टीम ने एकजुट होकर अपनी योजनाएं बनाई, उनके चेहरे पर उत्साह और साहस की चमक थी। वे जानते थे कि इस बार शिकार करना आसान होगा, क्योंकि जंगल में प्रचुर मात्रा में शिकार था। टीम के नेता ने सभी को निर्देश दिए, ध्यान से चलो और एकजुट रहो। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और सभी ने उसे ध्यान से सुना। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, हवा में ताजगी और उत्साह का एहसास था। हर कदम पर उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ठानी। जंगल की गहराइयों में वाइन जनजाति की शिकार टीम ने शिकार के लिए अपनी रणनीतियां बनाई। पेड़ों की छायाएं और चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की हरियाली ने उन्हें अपने में समेट लिया। शिकार की तलाश में उनकी आंखें चौकस थीं और कानों में हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक खरगोश की हल्की सी खड़खड़ाहट ने उनकी ध्यान खींची। टीम ने एकजुट होकर उस दिशा में बढ़ना शुरू किया।
उनके दिलों में धड़कन तेज हो गई और उत्साह ने उन्हें भर दिया। यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जैसे ही उन्होंने शिकार को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी शब्द के एकजुट होकर आगे बढ़े। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने साहस और एकता को महसूस किया। जियांग शुआन ने चिशाओ और अन्य को अंकों का ज्ञान देने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने धैर्यपूर्वक उन्हें 0 से 9 तक के अंकों को पहचानने का तरीका सिखाया। हर अंक को तख्तों पर दिखाते हुए उसने समझाया कि कैसे दशमलव अंकों का उपयोग किया जाता है। चिशाओ की आंखों में चमक थी, जैसे वह हर शब्द को अपने मन में अंकित कर रही हो। जियांग ने छोटे लकड़ी के डंडों का एक ढेर इकट्ठा किया और उन्हें सबसे बुनियादी जोड़ और घटाव सिखाने लगा। देखो, अगर तुम 3 डंडे जोड़ते हो और फिर एक डंडा घटाते हो तो तुम्हारे पास कितने डंडे बचे? उसने पूछा। चिशाओ ने उत्साह से उत्तर दिया, 2। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। लेकिन जैसे जैसे सिखाने का क्रम आगे बढ़ा, उसे कुछ छात्रों की गलतियों का सामना करना पड़ा। शिक्यू, जब तुम 3 लिखते हो तो क्या तुम इसे उल्टा नहीं लिख सकते? उसने एक छात्र से पूछा। नानशिंग, तुमने कैसे निष्कर्ष निकाला कि 7+7=11? उसने कुछ और छात्रों की गलतियों पर ध्यान दिया, लेकिन ची शाओ ने उसे आशा दी, क्योंकि न केवल वह चित्र बनाने में प्रतिभाशाली थी, बल्कि गणित में भी उसकी समझ अद्भुत थी। जियांग ने महसूस किया कि शिक्षा का यह सफर कितना लंबा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसने अपने छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। वह जानता था कि इस ज्ञान से उनकी जनजाति को कितना लाभ होगा। जियांग शुआन ने चिशाओ और अन्य को जोड़ घटाव सिखाने के बाद उन्हें 9-9 गुणा तालिका का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने समझाया कि यह तालिका गणित में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें और अधिक जटिल गणनाओं में मदद करेगी। देखो, अगर तुम 9 को 1 से गुणा करते हो तो क्या होता है? उसने पूछा। चिशाओ ने तुरंत उत्तर दिया, 9। जियांग ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब 9 को 2 से गुणा करो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि चिशाओ और अन्य छात्रों की आंखों में उत्साह और जिज्ञासा थी। वह जानता था कि यह ज्ञान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों को समझाने में कठिनाई हो रही थी। शिक्यू, क्या तुम समझते हो कि 9 गुणा 3 क्या होता है? उसने एक बार फिर से पूछा। 27। शिक्यू ने उत्तर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह था। जियांग ने उसे सही करने का प्रयास किया। नहीं, यह 27 नहीं है, इसे फिर से सोचो। उसने धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया कि कैसे गुणा करना है और कैसे वे इसे अपनी दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। जियांग ने महसूस किया कि शिक्षा का यह सफर केवल गणित सिखाने का नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी था। जैसे जैसे वे सीखते गए, जियांग ने देखा कि चिशाओ की प्रतिभा और भी निखर रही थी। जियांग शुआन ने छात्रों को गणित की बुनियादी बातें सिखाने के बाद उन्हें कुछ और जटिल विषयों की ओर ले जाने का निर्णय लिया। उसने उन्हें विभाजन की प्रक्रिया के बारे में बताया। अगर तुम 12 को 3 से विभाजित करते हो तो तुम्हारे पास कितने बचेगा? उसने पूछा। चिशाओ ने उत्तर दिया, 4। जियांग ने उसे सराहा, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि कुछ छात्र अभी भी संघर्ष कर रहे थे। गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह तुम्हारे सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है, उसने समझाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे गणित उनके जीवन में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि संसाधनों की गिनती करना और जनजाति के विकास में मदद करना। जियांग ने महसूस किया कि शिक्षा का यह सफर केवल ज्ञान का नहीं था, बल्कि यह उनके भविष्य को भी आकार देने का था। उसने देखा कि ची शाओ की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो रही हो। जियांग ने छात्रों को प्रोत्साहित किया, तुम सभी में सीखने की अद्भुत क्षमता है, बस धैर्य रखो और लगातार प्रयास करो। यह सुनकर छात्रों के चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ गई। 1 महीने का समय तेजी से बीत गया और फरवरी की शुरुआत में मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। पहाड़ों पर पेड़ नई कलियों से भर गए थे और धरती पर विभिन्न रंगों के जंगली फूलों की छटा बिखर गई थी। यह दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक था, जैसे कि प्रकृति ने अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए हों। बारिश भी अधिक होने लगी थी और वाइन जनजाति के पीछे के बांस के जंगल में अनगिनत वसंत बांस की कलियां तेजी से उगने लगी। जियांग शुआन ने बांस के जंगल में उन बांस की कलियों को खोदने का निर्णय लिया जो रास्ते में आ रही थी। उसने अपनी हड्डी की खुदाई करने वाली औजार का उपयोग करते हुए उन कलियों को निकालना शुरू किया। उसके हाथों में मिट्टी की ठंडक और बांस की ताजगी का एहसास हो रहा था। जैसे ही उसने एक बांस की कली को खोदा, उसकी आंखों में एक चमक आई। यह कली एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। जियांग शुआन ने सोचा, जो कलियां ठीक से नहीं बढ़ रही हैं या रास्ते में आ रही हैं, उन्हें निकाल दो और अच्छी कलियों को बढ़ने दो। यह विचार उसके मन में गूंज रहा था, जैसे कि वह अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर रहा हो। बांस के जंगल में उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई दिशा दी और उसने महसूस किया कि यह केवल बांस की कलियां नहीं थी, बल्कि यह उसकी जनजाति के भविष्य की नींव थी। जियांग शुआन ने बांस की कलियों को खोदते समय अपने चारों ओर की प्रकृति की आवाजों को सुना। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई जलधारा की आवाज ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। जैसे जैसे वह काम करता गया, उसकी सोच और गहरी होती गई। उसने महसूस किया कि यह केवल बांस की कलियां नहीं थी, बल्कि यह उसकी जनजाति के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी जनजाति को शिक्षित करेगा, ताकि वे भी इस नई दुनिया का सामना कर सकें। जियांग शुआन ने अपने हाथों में बांस की कली को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह किसी अनमोल खजाने को देख रहा हो। उसने सोचा, यदि हम अपने ज्ञान को साझा करें तो हमारी जनजाति और मजबूत होगी। यह विचार उसके मन में गूंज रहा था और उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगा ली। बांस के जंगल की हरियाली और फूलों की खुशबू ने उसे प्रेरित किया और उसने अपने कार्य को और अधिक उत्साह से करना शुरू किया। जियांग शुआन ने बांस की कलियों को खोदने के बाद अपने मन में एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह अपनी जनजाति के सदस्यों को शिक्षित कर सके तो वे सभी एक साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी योजना में शामिल होने के लिए सहमति जताई। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब उन्होंने एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा तय की। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तय किया कि वे हर
हर दिन एक निश्चित समय पर मिलेंगे और एक दूसरे को ज्ञान साझा करेंगे। यह विचार उनके लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने अपने शिक्षण कार्यक्रम को लागू किया और धीरे धीरे जनजाति के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया। यह एक नई शुरुआत थी जो उनकी जनजाति को एकजुट करने और उन्हें एक नई दिशा देने में मदद करेगी। जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने अपने शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने सरल जोड़ घटाव से शुरुआत की। जनजाति के सदस्य थोड़े संकोच में थे, लेकिन जियांग शुआन की प्रेरणादायक बातें उन्हें उत्साहित कर रही थीं। उसने उन्हें बताया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और इसे साझा करने से ही वे सभी मजबूत बन सकते हैं। धीरे धीरे जनजाति के सदस्य भी इस प्रक्रिया में शामिल होने लगे। उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक नई उम्मीद के साथ सीखने की कोशिश की। जियांग शुआन ने देखा कि जैसे जैसे वे सीखते गए उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था जब उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान साझा किया। जियांग शुआन की आंखों में गर्व की चमक थी, क्योंकि उसने अपनी जनजाति को एक नई दिशा में बढ़ते हुए देखा। यह केवल एक शिक्षण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उनकी एकजुटता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक था। जियांग शुआन ने अपने कार्य को जारी रखते हुए खतरनाक पौधों की रक्षा की रेखाओं को मजबूत करने का प्रयास किया। थंडर ट्री के पौधों को हटाने के बाद उसने अन्य खतरनाक पौधों की देखभाल करने का निर्णय लिया। वह सोचने लगा कि कैसे वह हेडबाइटिंग फूल, विप ट्री और अन्य खतरनाक पौधों को उगाकर एक मजबूत बाधा बना सकता है, जो जानवरों और बाहरी लोगों के आक्रमण से जनजाति की रक्षा कर सके। ओह, कैज़वाइन भी है, उसने अचानक कहा। जियांग शुआन को याद आया कि वह एक बार कैज़वाइन में फंस गया था और यह खतरनाक पौधा उसे बहुत दिलचस्प लगा। कैज़वाइन की बेलें असाधारण रूप से मजबूत होती हैं और इनमें पैरालिटिक विष होते हैं, जो यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन वाइन जनजाति के पास अब तक जियांग शुआन को केवल एक ही कैज़वाइन मिली थी, वही जो उसे फंसाने के बाद ची शाओ ने काटकर उसे बचाया था। जियांग शुआन ने 2 योद्धाओं के साथ मिलकर पहाड़ों को पार किया और कैज़वाइन को खोजने निकले। जियांग शुआन ने कैज़वाइन की जड़ों की गहराई और उसकी संरचना के बारे में सोचा। वह जानता था कि इस पौधे की ताकत और खतरनाक विशेषताओं को समझना आवश्यक है। उसने अपने 2 योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे ध्यान से इसकी जड़ों का अवलोकन करें और यह समझने की कोशिश करें कि इसे कैसे सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। हमें इस पौधे की शक्ति को समझना होगा, उसने कहा। यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग कर सकें, तो यह हमारे लिए एक महान सुरक्षा बन सकता है। योद्धा ध्यान से जड़ें देख रहे थे, उनकी आंखों में उत्सुकता और चिंता का मिश्रण था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। वह जानता था कि यदि वे इसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकें, तो यह उनके लिए एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। जनजाति में लौटने पर जियांग शुआन ने उन 9 लताओं को मिट्टी में लपेटकर निर्धारित पौधों की रक्षा की रेखा में लगाया। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लताएं सफलतापूर्वक जड़ें जमा पाएंगी, अंकुरित होंगी और नए केज वाइन पौधों में विकसित होंगी। यह सब किस्मत पर निर्भर करता था। फरवरी 8, दोपहर का समय था। अचानक आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे और वर्ष के पहले वसंत के गरजने वाले बादल ने गूंजना शुरू कर दिया, जिससे जमीन के नीचे विभिन्न कीड़े जाग उठे। जियांग ने एक बार फिर अपने कैलेंडर बांस की ट्यूब पर कीड़ों का जागरण शब्दों को उकेरा। उसने सोचा, पिछले साल का पहला गरज फरवरी 5 को था, इस साल यह फरवरी 8 को है। समय अभी भी काफी करीब है। जियांग इस परिणाम से काफी संतुष्ट था, क्योंकि यह दर्शाता था कि दुनिया के मौसम में अपने पैटर्न होते हैं जो उसके कैलेंडर बनाने में बहुत मदद करते हैं। जियांग को विश्वास था कि एक दिन वह एक ऐसा कैलेंडर बना सकेगा जो वास्तव में इस दुनिया के लिए उपयुक्त हो। इस बीच उसने अपने प्रगति की अपडेट दी। वर्तमान में यह पुस्तक 13,000 संग्रह के करीब पहुंच रही थी और पहले भुगतान किए गए अध्याय में 1400 से अधिक सदस्यता थी। इसका मतलब था कि प्रत्येक अध्याय को क्यूडियन पर 1000 से अधिक पाठकों द्वारा पढ़ा जाएगा। उसकी यात्रा अकेली नहीं थी। सभी पाठकों के मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जियांग ने अपने कार्य को पूरा किया। आसमान में गरजने वाली आवाजें और तेजी से गिरते हुए पानी की बूंदों की आवाजें सुनाई देने लगी। यह एक अद्भुत अनुभव था, जब प्रकृति ने अपने आप को फिर से जीवित किया। जियांग ने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि जंगल में हर जीवित चीज एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रही थी। बारिश की बूंदें पत्तियों पर गिरती, जैसे प्रकृति का संगीत हो, और जियांग ने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया। उसने सोचा कि ये लताएं, जो उसने अभी अभी लगाई थीं, शायद एक दिन इस जंगल की सुंदरता को और बढ़ा देंगी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह भविष्य की संभावनाओं को देख रहा हो। जियांग ने अपने कैलेंडर को फिर से देखा और उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण कैलेंडर नहीं था, बल्कि यह उसके सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस कैलेंडर को और भी बेहतर बनाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। जैसे ही बारिश की बूंदें तेज हुईं, उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो उसके साथ इस यात्रा में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जैसे कि वे एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हों। फरवरी 9 की सुबह जियांग शुआन ने फिर से शिकार टीम को पहाड़ों की ओर ले जाने का निर्णय लिया। It's simple in Nadif Radikan. It's Fantasy Akrian Osudod. Vaikauan Swapes and the Park Pine with जियांग शुआन ने महसूस किया कि उसकी क्षमताएं अच्छी हैं और उसका प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा है, इसलिए उसने सहमति दे दी। शिकार एक खतरनाक कार्य है और अधिक लोग होना कोई बुरी बात नहीं है। वसंत के जंगल में कोमल हरे पत्ते और अनजाने पक्षियों और फूलों की महक फैली हुई थी, जो इसे देखा खूबसूरत बनाती थी। वहां मच्छरों की संख्या भी कम थी, जिससे वातावरण सुखद था। जियांग शुआन और अन्य लोग जंगल में चलते हुए उपयुक्त शिकार की तलाश कर रहे थे। खुसर फुसर, अचानक एक विशाल मिलीपेट दूर से क्रॉलिंग करता हुआ आया। यह 7 या 8 मीटर लंबा था, कठोर कवच से ढका हुआ, गोल मटोल। जब यह चलता तो सैकड़ों पैर एक साथ
खिलते जिससे किसी भी व्यक्ति को जो ट्राइपोफोबिया से ग्रस्त होता उसकी त्वचा में खुजली होने लगती। इसके आकार के बावजूद विशाल मिलीपेड एक तीव्र गंध छोड़ता था। जहां जहां यह चलता वहां एक तीव्र गंध का निशान छोड़ता। यह वाइन जनजाति के योद्धाओं के लिए नापसंद था। कोई भी इसे तब तक नहीं खाता जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो। 9 लोग आगे बढ़ते रहे लेकिन आज उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी क्योंकि उन्होंने रास्ते में केवल कुछ छोटे शिकार ही पकड़े। क्या आज का रास्ता सही नहीं है? विश्राम के बीच जियांग शुआन ने कम शिकार की वजह से अपनी भौहें चिढ़ाई। नेता आगे कुछ है। उस क्षण जो योद्धा स्काउटिंग के लिए जिम्मेदार था जल्दी से वापस आया। उसके चेहरे पर उत्साह था। जियांग शुआन ने तुरंत खड़े होकर उत्सुकता से पूछा, क्या पाया? क्या यह बड़ा शिकार है? योद्धा ने सिर हिलाया, भारी सांस लेते हुए इशारा करते हुए बोला, शिकार नहीं लेकिन मशरूम, विशाल बहुत सारे मशरूम। विश्राम कर रहे एक योद्धा ने इसे खारिज करते हुए कहा, मशरूम में इतना रोमांचक क्या है? जियांग शुआन और उसकी टीम ने जंगल में आगे बढ़ते हुए मशरूम की खोज में कदम रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की हरियाली और भी गहरी होती गई। पेड़ों की छाया में सूरज की किरणें झिलमिलाती हुई जमीन पर गिर रही थी, जिससे वातावरण में एक जादुई छटा बिखर गई थी। जियांग शुआन की आंखों में उत्सुकता और उम्मीद की चमक थी। क्या हम आज कुछ बड़ा शिकार कर पाएंगे? उसने सोचा। अचानक एक और योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा, देखो वहां कुछ है। सभी की निगाहें उस दिशा में मुड़ गईं। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन जब उसने देखा कि वह केवल मशरूम का एक बड़ा समूह था तो उसकी खुशी थोड़ी कम हो गई। लेकिन फिर भी उन मशरूमों की विशालता ने सभी का ध्यान खींचा। ये कितने अद्भुत हैं! एक योद्धा ने कहा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। जियांग शुआन ने पास जाकर मशरूमों को छुआ। उनकी सतह चिकनी और चमकदार थी, जैसे कि वे किसी जादुई दुनिया से आए हों। हवा में एक मीठी मिट्टी की गंध थी जो जंगल की ताजगी को और बढ़ा रही थी। सभी योद्धा मशरूमों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे कि वे किसी खजाने की खोज कर रहे हों। क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? एक ने पूछा। जियांग शुआन ने सोचा, अगर ये खाने योग्य हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा लाभ हो सकते हैं। जियांग शुआन और उसकी टीम ने क्लियरिंग में बैठकर मशरूमों के बारे में चर्चा की। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सभी ने चौंक कर इधर उधर देखा। जियांग शुआन ने कहा, क्या तुमने सुना? एक योद्धा ने कहा, हाँ, यह आवाज कहीं से आ रही है। सभी ने ध्यान से सुनी और फिर एक बार फिर वही आवाज आई। यह एक रहस्यमय ध्वनि थी जो जंगल की गहराइयों से आ रही थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, हमें यह पता करना होगा कि यह क्या है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण में एक अजीब सा तनाव बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी और एक हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि वह किसी अनजान खतरे का सामना करने जा रहा हो। सभी योद्धा एक दूसरे के करीब आ गए और जियांग शुआन ने कहा, सावधान रहो, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे उस रहस्यमय ध्वनि के करीब पहुंचे, जंगल की चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। यह एक अनजान खतरे का संकेत था और सभी की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। कि वे हर जगह उग रहे हैं? ये सवाल हवा में गूंज रहा था और जैसे ही अन्य लोग सहमति में सिर हिलाते हैं, एक हल्की सी उत्सुकता का माहौल बन जाता है। इस मौसम में मशरूम हर जगह उगते हैं, लेकिन ये साधारण मशरूम नहीं है, बल्कि बहुत बड़े और अद्भुत हैं। एक युवा योद्धा जो शब्दों में कुशल नहीं था, अपनी आंखों में चमक लिए जियांग शुआन की ओर देखता है। नेता, आपको मेरे साथ चलना चाहिए, खुद देखिए। उसकी आवाज में एक अद्भुत उत्साह था। जियांग शुआन ने सोचा कि उन्होंने काफी आराम कर लिया है और अब समय है कि वे उस स्थान की ओर बढ़ें जहां योद्धा ने मशरूम देखे थे। जैसे ही वे घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जियांग शुआन के मन में मशरूम की विषाक्तता का डर था। हर साल कई लोग मशरूम के जहर से मर जाते हैं, इसलिए वे हमेशा सबसे पहचाने जाने वाले और सुरक्षित मशरूम का ही सेवन करते थे। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां योद्धा ने बताया था, तो उनकी आंखें विस्मय में खुली रह गईं। यह प्राचीन जंगल था जहां विशालकाय पेड़ थे और हर ओर अद्भुत विशाल मशरूम फैले हुए थे। ये मशरूम है? जियांग शुआन ने आश्चर्य से कहा। जंगल की गहराई में जियांग शुआन और उसकी टीम ने विशाल मशरूमों के अद्भुत दृश्य को देखा। हर एक मशरूम की अपनी एक कहानी थी। जैसे एक नारंगी मशरूम जो लगभग 6 मीटर ऊंचा था। उसका ढक्कन एक साधारण घर की छत से भी बड़ा था। उसकी मोटी तने ने उसे और भी प्रभावशाली बना दिया था। एक बैंगनी रंग का मशरूम जो ऋषि के आकार का था, 8 मीटर ऊंचा था और उसके तने से 5 ढक्कन निकलते थे जो बादलों की तरह आसमान की ओर बढ़ रहे थे। जियांग शुआन ने अपनी आंखों से इस अद्भुत दृश्य को समेटा और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी का अनुभव हुआ। एक नीला मशरूम जो एक विशाल तितली की तरह दिखता था। उसके ढक्कन के 2 हिस्से थे जो खूबसूरत पैटर्न से सजे हुए थे। वहां एक अजीब काले मशरूम भी था जिसकी तने छोटी थी, लेकिन उसके पास कई ढक्कन थे जो एक विशाल शंकु की तरह दिख रहे थे। हर मशरूम की आकृति और रंग ने जियांग शुआन को मंत्रमुग्ध कर दिया। जंगल की ठंडी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे कि ये विशाल मशरूम किसी जादुई दुनिया से आए हों। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह किसी सपने में खो गया है। हर मशरूम की आकृति एक नई कहानी कह रही थी। एक मशरूम जो एक विशाल फूल की तरह दिखता था, उसकी पंखुड़ियां हवा में लहराती थीं। एक और मशरूम जो एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह था, उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं। जियांग शुआन ने धीरे धीरे एक मशरूम की ओर बढ़ते हुए उसकी सतह को छुआ। वह ठंडी और चिकनी थी, जैसे किसी पुराने पत्थर की सतह। उसकी आंखों में चमक थी और वह सोचने लगा कि क्या ये मशरूम वास्तव में जादुई है। उसकी सोच में खोई हुई टीम के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे मशरूमों के चारों ओर घूमने लगे, जैसे कि वे किसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे वह किसी अनजाने खतरे के करीब हो। उसने अपने दोस्तों को सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन उनकी आंखों में केवल विस्मय था। हर एक मशरूम उनके लिए एक नया रहस्य था और वे उसे छूने के लिए बेताब थे। क्या हम इन्हें खा सकते हैं?
एक सदस्य ने उत्सुकता से पूछा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन उसकी चेतावनी उनके उत्साह को कम नहीं कर पाई। वे धीरे धीरे मशरूमों के करीब गए और जैसे ही उन्होंने एक बड़े नारंगी मशरूम को छुआ, उसकी सतह पर एक हल्की सी चमक आई। यह देखकर जियांग शुआन की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्या ये सच में जादुई है, उसने सोचा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की आवाजें भी धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे कि ये मशरूम खुद को उनके सामने पेश कर रहे हों। वाइन जनजाति की शिकार टीम के सभी सदस्य एक अद्भुत दृश्य के सामने खड़े। काटेगा, एक चिड़िया सदस्य उत्तर दिया, अगर ये खाने योग्य है तो एक मशरूम हमारी पूरी जनजाति को कई दिनों तक खिला सकता है। वाइन जनजाति के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। यह दृश्य वैसा ही था जैसे जियांग शुआन ने अपने पिछले जीवन में कार्टून में देखा था। अचानक एक चिड़िया से पाउडर से ढक गई और थोड़ी दूर उड़ने के बाद वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। वाइन जनजाति के लोगों के चेहरे पर उत्साह की जगह भय और चिंता थी। वहां देखो, जिंग जिये ने कहा, जब उसने एक महान सींग वाले हिरण को देखा। लेकिन हिरण की हालत ठीक नहीं थी। उसकी आंखें मध्यम थी और वह विशाल मशरूमों की ओर लुढ़क रहा था। जैसे ही हिरण मशरूमों के बीच पहुंचा, वह अचानक गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर सभी ने समझ लिया कि यह जगह कितनी खतरनाक हो सकती है। शिकार टीम के सदस्यों ने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना शुरू कर दिया। उनकी उत्सुकता अब सतर्कता में बदल चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? एक शिकार करने वाले योद्धा का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। जियांग शुआन ने अपनी हड्डी की भाला को कसकर पकड़ा और कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए यह सुरक्षित था कि वे इस रहस्यमय विशाल मशरूम के जंगल से दूर रहें। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने विशाल मशरूम के जंगल के किनारे से गुजरते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखी। लेकिन जैसे ही जियांग शुआन वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल की गहराई में, जहां हर पेड़ की छाया एक रहस्य छुपाए हुए थी, जिंग जिये ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, समस्या है, आगे लोग हैं। उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था, जैसे कि वह किसी खतरनाक सर्प को देख रहा हो। वह कुंडिया शाखाओं को छूते हुए चुपचाप ऊपर चढ़ रही थी। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने शाखाओं और पत्तियों के बीच से आगे लोगों को देखा। यह एक समूह था जिसमें लगभग 70 से 80 लोग थे, जो संभवतः एक अनजान जनजाति की शिकार टीम थी। उनके चेहरों पर गहरे हरे टोटेम पैटर्न थे, लेकिन दूर से जियांग शुआन उनके विवरण नहीं देख सका। लेकिन जो सबसे ध्यान खींचने वाला था, वह था उनके साथ चल रहे दो विशाल पर्वतीय कछुए। ये कछुए अपनी पीठ पर कई सामान लादे हुए थे और अच्छी गति से चल रहे थे। इसके अलावा कई प्रमुख सदस्य बड़े कछुए के खोल पहने हुए थे, जो उनके सीने और पीठ को ढक रहे थे, और वे कुछ हास्यास्पद लग रहे थे। जियांग शुआन ने देखा कि वे विशाल मशरूम के जंगल की ओर बढ़ रहे थे। ये लोग कौन हैं? इनका उस मशरूम के जंगल में क्या इरादा है? जियांग शुआन के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। उसने ध्यान से देखा, यह सोचते हुए कि क्या ये लोग विशाल मशरूम के जंगल में जानवरों की तरह खतरे का सामना करेंगे। जियांग शुआन ने अपनी आंखों को और भी चौड़ा किया। जैसे ही उसने उस अनजान जनजाति के सदस्यों को ध्यान से देखा, उनके चेहरे पर एक अद्भुत मिश्रण था। मत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज और दूर से आती हुई चिड़ियों की चहचहाहट, सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहे थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि एक अनजान यात्रा थी। उसने सोचा, क्या ये लोग भी उसी मशरूम के रहस्यों की खोज में हैं, जो हमारे समुदाय के लिए जीवनदायिनी हो सकते हैं? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। वह अपनी जगह पर स्थिर रहा, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि कुछ सदस्य कछुए के खोल के पीछे छिपे हुए थे, जैसे कि वे किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। जियांग शुआन ने अपनी सांसें थाम ली, जैसे ही वह सोचने लगा कि क्या उसे अपने समुदाय को इस बारे में चेतावनी देनी चाहिए। क्या यह एक अवसर था या एक खतरा? उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। जियांग शुआन ने अपनी आंखों से उस समूह की गतिविधियों का अवलोकन करना जारी रखा। जैसे जैसे वे विशाल मशरूम के जंगल के करीब पहुंच रहे थे, उसने देखा कि उनके कदमों में एक निश्चित उद्देश्य था। हर एक सदस्य की आंखों में एक चमक थी, जैसे वे किसी अद्भुत खजाने की खोज में हो। अचानक एक सदस्य ने अपने हाथ में एक बड़ा तीर उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। यह देखकर जियांग शुआन के मन में एक नई चिंता जाग उठी। क्या वे यहाँ शिकार करने आए थे? क्या उनके इरादे शांति के थे या युद्ध के? उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो उसके कंठ में अटक गई थी। जंगल की गहराई में हर एक ध्वनि और हर एक हलचल उसे और भी चिंतित कर रही थी। उसने सोचा, अगर ये लोग हमारे समुदाय पर हमला करते हैं तो क्या होगा? उसकी सोच में एक गहरी चिंता थी, लेकिन उसके मन में एक और सवाल भी था, म्यानस क्या वह अकेला था जो इस खतरे को देख रहा था? क्या उसके साथी भी इस स्थिति को समझ रहे थे? उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ चुप था। केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाजें थी। जियांग शुआन ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया। जैसे ही उसने देखा कि वह अनजान जनजाति के लोग मशरूम के जंगल के किनारे पर पहुंच चुके थे, उनके चेहरे पर एक अद्भुत मिश्रण था, माइनस उत्साह, डर और जिज्ञासा। उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रति समर्पित हो रहे हों। जियांग शुआन ने देखा कि उनमें से कुछ ने अपने कछुए के खोल को खोल दिया, जिससे अंदर से चमकती हुई वस्तुएं बाहर आईं। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि वे किसी रहस्यमय खजाने को प्रकट कर रहे हों। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कि जंगल ने उन्हें चेतावनी दी हो। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए निर्णायक हो सकता है। क्या वे उस खजाने को प्राप्त कर पाएंगे या क्या जंगल की शक्तियां उन्हें रोक देंगी? उसके मन में एक नई आशा और भय का मिश्रण था। उसने सोचा, क्या मुझे उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे पहले यह देखना होगा कि क्या होता है। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जैसे ही उसने देखा कि अनजान जनजाति के लोग मशरूम के जंगल में प्रवेश कर रहे थे। उनके कदम धीरे धीरे लेकिन निश्चितता के साथ बढ़ रहे थे। जंगल की हर एक ध्वनि, हर एक हलचल जैसे कि उस क्षण का हिस्सा बन गई थी। उसने देखा कि कुछ सदस्य अपने तीरों को तैयार
इंतजार कर रहे थे, जबकि अन्य ने अपने कछुए के खोल को फिर से बंद कर दिया था। जियांग शुआन का मन तेजी से दौड़ रहा था। क्या ये लोग सच में शिकार करने आए थे या वे किसी और चीज की तलाश में थे? उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसके साथी अब तक चुप थे। क्या वे भी इस खतरनाक स्थिति को समझ रहे थे? जियांग शुआन ने खुद से कहा, मुझे उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके मन में एक और विचार आया, क्या यह सही समय है? अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कि कोई बड़ा जानवर वहां से गुजरा हो। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। क्या वे उस खतरे का सामना कर पाएंगे या क्या यह उनके लिए अंत होगा? उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कि वह अपने समुदाय के लिए एक नायक बनने की कोशिश कर रहा हो। विशाल मशरूम वन में एक समूह लगभग 70 से 80 लोगों का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसा ही वे विशाल मशरूम वन में काफी गहयाग शुवांगहुट पर एक जनजाति के टोटम भगवान की समान प्रजातियों के होते हैं। वे तो विशाल पहाड़ी कछुए इस जनजाति के युद्ध पालतू जानवर होने चाहिए। क्या उनका टोटम भगवान एक पुराना पहाड़ी कछुआ हो सकता है? जियांग शुआन के मन में यह विचार आते ही वह और भी अधिक उत्सुक हो जाता है। तीन लोग जो समूह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके पीठ पर मोटी कछुए की खोलें थी, यहाँ तक कि उनके चेहरों पर गहरे हरे टोटम के पैटर्न, जिन्हें जियांग शुआन ने दूर से देखा, वे भी पहाड़ी कछुओं के समान दिखते थे। ऐसा लगता है कि यह जनजाति विशाल मशरूम वन से बहुत परिचित है। मुझे आश्चर्य है कि वे इससे क्या प्राप्त करने में सक्षम हैं। जियांग शुआन इस बारे में बहुत जिज्ञासु था। क्या वे, जैसे कि वाइन जनजाति के योद्धाओं ने पहले चर्चा की थी, कुछ विशाल मशरूम वापस ले जाने वाले हैं? जबकि जियांग शुआन देख रहा था और अनुमान लगा रहा था, अचानक उसने एक भिनभिनाहट की आवाज सुनी। यह आवाज एक बार उसके मन में एक बुरे सपने की तरह लिंगर कर रही थी, जो कभी नहीं जाती। इस कारण से वह इस आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील था। पक्षी चोंच वाले मच्छर जनजाति। जियांग शुआन की दृष्टि तुरंत तेज हो गई। उसने मच्छर जनजाति द्वारा उसे किनारे पर धकेलने के समय को नहीं भुलाया। यदि दिव्य बेल और विशाल ड्रैगन फ्लाई का हस्तक्षेप नहीं होता, तो वाइन जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। हमें तुरंत एक सुरक्षित स्थान की तलाश करनी होगी। ये मच्छर बहुत खतरनाक है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी चिंता भी थी। उसने देखा कि उसके साथी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में भय और अनिश्चितता का मिश्रण था। जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की, हमने इससे पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है, हमें एकजुट रहना होगा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर के वातावरण को ध्यान से देखा। विशाल मशरूमों की गंध, जो मीठी और थोड़ी सी तीखी थी, उसके नथुनों में घुस गई। वह जानता था कि उन्हें इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना होगा। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जीव उनके पास से गुजरा हो। जियांग शुआन ने तुरंत मुड़कर देखा, उसकी आंखों में आशंका थी। क्या यह मच्छर जनजाति का कोई नया खतरा था? उसने अपने साथी को इशारा किया कि वे चुप रहें। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जियांग शुआन ने अपने साथियों को एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए। अचानक एक और भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी, जो पहले से भी अधिक तेज थी। जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने साथी को इशारा किया कि वे रुके। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि मच्छर जनजाति के कई सदस्य उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो उसके साथियों को साहस देती थी। उन्होंने अपने हथियारों को तैयार किया और जियांग शुआन ने अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की। क्या वे इस बार जीवित बचेंगे? क्या वे इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे अपने साथियों पर विश्वास था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एकजुट होकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की आवाजों को सुनते हुए ध्यान से खोजबीन की। उसकी अद्भुत दृष्टि ने उसे जल्दी ही मशरूम वन के बाहर एक चिड़िया चोंच वाले मच्छर को देखा, जो आगे पीछे उड़ रहा था। यह मच्छर उसी स्थान पर था जहां पहाड़ की कछुओं को ले जाने वाले लोग मशरूम वन में प्रवेश कर चुके थे। थोड़ी ही देर बाद और भी चिड़िया चोंच वाले मच्छर दिखाई दिए, जिनकी शक्तिशाली पंखों की आवाजें सुनने में गहराई तक चुभन पैदा कर रही थी। जैसे ही जियांग ने देखा मच्छर जनजाति के 100 से अधिक योद्धा बाहर निकले, वे चुपचाप इकट्ठा हुए, मशरूम वन की ओर झांकते हुए। उनके इरादे स्पष्ट थे। जियांग ने सोचा, क्या उलझा हुआ भाग्य है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसे स्पष्ट था कि उसके पास जो कुछ लोग थे, उनके साथ मच्छर जनजाति से सीधा सामना करना एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा फांसी लगाने के समान होगा, माइनस यह निश्चित रूप से मृत्यु को आमंत्रित करना था। ऐसा लगता है कि मच्छर जनजाति के लोग भी मशरूम वन के पीछे हैं, या शायद वे पहाड़ की कछुओं के साथ आए लोगों का पीछा कर रहे हैं। उसने मन में सोचा, इस जगह में ऐसा क्या है जो इतनी सारी लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। जियांग ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, उनके उद्देश्य की परवाह किए बिना हम मच्छर जनजाति को आसानी से वह नहीं पाने दे सकते जो वे चाहते हैं। जियांग शुआन ने देखा कि मच्छर जनजाति के लोग मशरूम वन के बाहर काफी समय से छिपे हुए थे, लेकिन वे सीधे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने शायद अपने दुश्मनों का इंतजार करने का निर्णय लिया था। जियांग ने सोचा कि वह सीधे टकराव में नहीं जा सकता, लेकिन वह चुपचाप उन्हें कुछ परेशानी में डाल सकता है। उसकी आंखों में एक योजना
चमकी। उसने पेड़ से जल्दी ही नीचे उतरने का निर्णय लिया। जैसे ही वह जमीन पर आया, उसने 8 योद्धाओं को इशारा किया और धीरे से कहा, मच्छर जनजाति के लोग यहाँ हैं। यह साधारण वाक्य सुनते ही वाइन जनजाति के योद्धा तड़प उठे, सिवाय जिंगजिए के, जो थोड़े भ्रमित दिखे क्योंकि उसने पहले कभी मच्छर जनजाति का सामना नहीं किया था। शिक्यू ने अपने धनुष और तीर को मजबूती से पकड़ा और पूछा, मुखिया, क्या हमें लड़ाई करनी चाहिए? जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया है, उनके पास 100 से अधिक योद्धा और दर्जनों चिड़िया चोंच वाले मच्छर हैं। उसकी आवाज में चिंता और संकल्प दोनों थे। जियांग शुआन की आंखों में एक ठोस निश्चय था। उसने अपने साथियों को देखा, जो उसकी बातों को सुनकर और भी चौकस हो गए थे। उन्होंने अपने धनुषों को कस लिया और एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। जियांग ने सोचा कि उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है। वह जानता था कि मच्छर जनजाति की संख्या उनके लिए एक बड़ा खतरा थी। उसने अपने योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे चुपचाप अपनी जगह पर रहें और किसी भी स्थिति में खुद को उजागर न करें। हमें एक रणनीति बनानी होगी। उसने कहा, हम सीधे लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अपनी चालाकी से मात दे सकते हैं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके योद्धाओं को प्रेरित कर रही थी। जियांग ने अपने मन में एक योजना बनाई, जिसमें वह मच्छर जनजाति को भ्रमित करने के लिए कुछ शोर करने का विचार कर रहा था। उसने सोचा, अगर हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकें तो हम उन्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं। जियांग ने अपने योद्धाओं को इशारा किया कि वे चुपचाप उसके पीछे चले। जैसे ही वे धीरे धीरे मशरूम वन के किनारे की ओर बढ़े, जियांग ने अपने मन में योजना को और स्पष्ट किया। उसने सोचा कि अगर वे मच्छर जनजाति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकें तो वे आसानी से उन्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं। उसने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे कुछ पत्थर इकट्ठा करें और उन्हें फेंकने के लिए तैयार रहें। जियांग ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैं इशारा करूं तो तुम सब एक साथ पत्थर फेंकना, यह हमें उनकी ओर खींचने में मदद करेगा। उसकी आवाज में एक उत्साह था जो उसके योद्धाओं को प्रेरित कर रहा था। जैसे ही वे तैयार हुए, जियांग ने देखा कि मच्छर जनजाति के लोग अब भी मशरूम वन के किनारे छिपे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जियांग ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि समय थम गया हो। जियांग ने जैसे ही इशारा किया, सभी योद्धाओं ने एक साथ पत्थर फेंक दिए। पत्थर हवा में उड़ते हुए मच्छर जनजाति की ओर बढ़े और एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरे। यह अचानक शोर सुनकर मच्छर जनजाति के लोग चौंक गए और उनकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। जियांग ने यह देखा और तुरंत अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे छिप जाए। मच्छर जनजाति के लोग अब उनकी ओर मुड़ चुके थे और जियांग ने अपने मन में सोचा, यह सही समय है। उसने अपने धनुष को उठाया और एक तीर चढ़ाया। उसकी आंखें लक्ष्य पर केंद्रित थीं। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह हवा में तेजी से उड़ गया और मच्छर जनजाति के एक योद्धा को लक्ष्य बनाते हुए सीधे उसके दिल में लगा। जियांग की आंखों में एक चमक थी। उसने अपने योद्धाओं को देखा और कहा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। हम कुछ हिस्से नहीं किशोर यो क्लासेज automatkan. Jetzt hört den Nomen Card Chase Paper and der Goethe in der Hügel ist zu Jaws. Ja, gut, ab heute wanted there's me good able to change your thing out. Junje by see they now go. And those convey with it, which is game to shout the things that much in the reports way to tape so if we said this of course about us come sip is pleasure just about some. So but in the right what watch out by neither rotated. What comes it? As we should go to the taba, whether method is right. A taste both of that is a quid out of and those again. Then the assess is stated but eight are as a vice outside. जैसे ही ततैयाओं का झुंड जंगल में फैल गया, जियांग शुआन ने शीक्यू ने अपने कदम तेज कर दिए। हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कि जंगल ने भी इस अप्रत्याशित घटना का स्वागत किया हो। ततैयाओं की गूंजती आवाजें जो पहले शांत थी, अब एक भयंकर शोर में बदल गई थी। जियांग शुआन ने शीक्यू की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक अद्भुत साहस देखा। हमें जल्दी करना होगा, जियांग शुआन ने कहा और दोनों ने तेजी से मच्छर जनजाति के योद्धाओं की ओर बढ़ना शुरू किया। जंगल की हरियाली में हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और शाखाओं की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक विशाल ततैया ने उनके पास से उड़ान भरी और शीक्यू ने उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। जियांग शुआन ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डरो मत, यह हमारी योजना का हिस्सा है। शीक्यू ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वे मच्छर जनजाति के पास पहुंचते गए, जंगल की गंध और भी तीव्र होती गई। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कनों को सुना, जो अब तेजी से चल रही थी। यह एक निर्णायक क्षण था जहां उन्हें अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। हम इसे कर सकते हैं, शीक्यू ने कहा और जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने आधे दिन से पेड़ पर बैठकर, लेटकर और कई तरह की स्थिति में समय बिताया था। उसकी आंखों में थकान और मन में बेचैनी थी। पेड़ की मोटी शाखा पर लेटे लेटे उसने सोने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। जैसे ही उसने देखा कि ये लोग मशरूम वन से बाहर आ रहे हैं और मच्छर जनजाति के घात में प्रवेश करने वाले हैं, शिक्यू ने अपना धनुष और तीर उठाया। नेता, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? जियांग ने गंभीरता से कहा, हाँ, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे उन्होंने क्या भी पाया हो, हम मच्छर जनजाति को इसका लाभ उठाने नहीं दे सकते। शिक्यू ने अपने बाएं हाथ से धनुष को मजबूती से पकड़ा और दाएं हाथ से एक तीर उठाया। तीर की तेज गंध हवा में फैल गई। उसने चुने हुए निशाने पर बैठते हुए धनुष को खींचा और तीर को चढ़ाया। शिक्यू, जो एक दो रंग का योद्धा था, बहुत शक्तिशाली था। उसका धनुष अन्य धनुषों से अलग था। यह दो पतले जानवरों के सींगों से बना था, जो मछली के मूत्राशय के गोंद से चिपके हुए थे। उसने गहरी सांस ली, जानवरों के सींग के धनुष को पूरी ताकत से खींचा और दूर के पेड़ पर स्थित बड़े ततैया के घोंसले पर निशाना साधा। जियांग शुआन की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जैसे ही उसने शिक्यू को धनुष खींचते हुए देखा, पेड़ की शाखाएं हल्की सी हिल रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जियांग के दिल की धड़कनें तेज हो गई।
गई, जैसे कि वह किसी बड़े खतरे का सामना करने जा रहा हो। उसने अपने चारों ओर की आवाजों को सुनने की कोशिश की, लेकिन केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। शिक्यू ने धनुष को पूरी ताकत से खींचा और जियांग ने देखा कि उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। यह पल बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सफल होना होगा, उसने अपने मन में सोचा। जैसे ही शिक्यू ने तीर को छोड़ने के लिए अपनी अंगुलियां ढीली की, जियांग ने एक गहरी सांस ली। तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ, जैसे एक चिड़िया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जियांग ने देखा कि तीर सीधे उस बड़े ततैया के घोंसले की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें उस क्षण को देखने के लिए बेताब थीं। क्या यह तीर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा? क्या वे मच्छर जनजाति के घात में सफल होंगे? इन सवालों ने उसके मन में हलचल मचा दी। जैसे ही तीर घोंसले के पास पहुंचा, जियांग ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो उसके कंठ में धड़क रही थी। जैसे ही तीर ने घोंसले को छुआ, एक तेज आवाज गूंज उठी। ततैया का घोंसला चटकते हुए टूट गया और ततैयों का एक झुंड हवा में उड़ने लगा। जियांग ने देखा कि शिक्यू का चेहरा संतोष से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक नई चिंता थी। क्या मच्छर जनजाति ने इस हमले को देखा? उसने सोचा। घोंसले के टूटने के बाद ततैयों का झुंड तेजी से मच्छर जनजाति की ओर बढ़ने लगा। जियांग ने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, उनकी आंखों में भी चिंता और उत्साह का मिश्रण था। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, उसने आदेश दिया। शिक्यू ने धनुष को फिर से तैयार किया और जियांग ने अपने अन्य योद्धाओं को इकट्ठा किया। हम मच्छर जनजाति के पास नहीं पहुंच सकते, हमें पहले से तैयार रहना होगा। जियांग की आवाज में एक दृढ़ता थी, जो उसके साथियों को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही वे सब एकजुट हुए, जियांग ने महसूस किया कि उनकी एकता में एक शक्ति है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई ऊर्जा उनके भीतर दौड़ने लगी। जियांग ने अपने हाथ में एक तेज तीर लिया और उसे धनुष पर चढ़ा दिया। उसने सोचा, यह लड़ाई हमारी है, हमें इसे जीतना होगा। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं के साथ एकजुट होकर मच्छर जनजाति के खिलाफ लड़ाई की तैयारी की। पेड़ की शाखाओं के बीच उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया। हवा में एक नई ऊर्जा थी, जो उनकी एकता और साहस को दर्शा रही थी। जियांग ने अपने धनुष को फिर से खींचा और तीर को लक्ष्य की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने अपने साथियों को देखा, जो उसके इशारों का पालन कर रहे थे। हम एक साथ हैं, हम इस लड़ाई में जीतेंगे, उसने जोर से कहा। जैसे ही उन्होंने एक साथ तीर छोड़े, एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। तीर हवा में तेजी से उड़ते हुए मच्छर जनजाति की ओर बढ़े। जियांग ने महसूस किया कि यह पल उनके लिए निर्णायक था। जैसे ही तीर मच्छर जनजाति के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी की आंखें उस क्षण पर टिकी हुई थीं। क्या वे सफल होंगे? क्या यह उनकी जीत का समय होगा? जियांग ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो उसके कंठ में धड़क रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें समय थम गया था। जैसे ही तीर मच्छर जनजाति की ओर बढ़े, एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। तीरों की बारिश के बीच मच्छर जनजाति के लोग चौंक गए। जियांग ने देखा कि उनके योद्धा एकजुट होकर लड़ाई में जुट गए थे। हवा में तीरों की गूंज और योद्धाओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। जियांग का दिल गर्व से भर गया। उसने अपने धनुष को फिर से खींचा और एक नया तीर लिया। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हमें जीतना है, उसने अपने साथियों को प्रेरित किया। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह देख सकता था कि तीर ने मच्छर जनजाति के एक योद्धा को लक्ष्य बनाया। वह क्षण जियांग के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनकी जनजाति के लिए भी है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, जियांग ने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, जो एकजुट होकर लड़ाई में जुटे हुए थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। जियांग ने अपने दिल में एक नया संकल्प पाया। हम जीतेंगे, उसने अपने मन में ठान लिया। जैसे ही शिक्यू ने धनुष की तंतु को छोड़ा, एक तेज आवाज बुश के साथ तीर ने बिजली की तरह तेजी से उड़ान भरी। यह तीर विशाल ततैया के घोंसले की ओर बढ़ा और बिना किसी रोक-टोक के घोंसले में धंस गया, जिससे एक छोटा सा छिद्र बन गया। पहले तीर के लगते ही शिक्यू ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने त्वरित गति से 5 और तीर छोड़े, जो घोंसले के विभिन्न स्थानों पर धंस गए। इस बीच मच्छर जनजाति के 100 से अधिक योद्धा एक सफल घात की कगार पर थे, लेकिन अचानक आए तीरों ने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया, जिससे वे गुस्से में भर गए। किसने तीर चलाए? मच्छर जनजाति के 2 शिकार टीम के नेता बेताबी से चिल्लाए, उनका पीछा करो, उन्हें भागने मत दो। उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। बस बस बस। अचानक मच्छर जनजाति के योद्धाओं के ऊपर आसमान में हलचल मच गई, जब 5 तीरों ने एक तीव्र गंध छोड़ते हुए विशाल ततैयों को उन्माद में डाल दिया। गुस्से में विशाल ततैयों ने अपने घोंसले से बाहर निकलना शुरू किया। आसमान में उड़ते हुए उन लोगों की तलाश करने लगे जिन्होंने उनके घोंसले को नष्ट किया था। क्रंच क्रंच। घोंसले के अंदर कई ततैयां, जो धुएं से अभिभूत थीं, बाहर नहीं निकल सकी, इसलिए उन्होंने तेजी से घोंसले के किनारे को चबाना शुरू कर दिया, जिससे निकासी के छिद्र बन गए। जल्द ही विशाल ततैयों का एक बड़ा झुंड तेजी से बाहर निकला, घोंसले के चारों ओर चक्कर लगाते हुए तीव्र गंध से उन्मादित। इस समय मच्छर जनजाति के योद्धा मशरूम के जंगल में भागने वालों को पकड़ने और रोकने की योजना बना रहे थे। जंगल की गहराई में, जहां पेड़ों की छाया घनी थी और हर दिशा में हरियाली फैली हुई थी, मच्छर जनजाति के योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट ने वातावरण को भर दिया, जैसे आसमान में कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। मच्छरों के छोटे छोटे शरीर, जो पहले अपने समूह में गर्व से उड़ रहे थे, अब बिखर गए थे, जैसे कोई तितली तूफान में उड़ गई हो। ततैयों की तेज उड़ानें उनके पीछे थीं, जैसे वे किसी शिकार का पीछा कर रहे हों। हवा में एक तीखी गंध थी, जो डर और खतरे का संकेत
दे रही थी। हर मच्छर योद्धा अपने जीवन के लिए भाग रहा था और उनकी आंखों में केवल एक ही भावना थी, माइनस भय। एक योद्धा जो भागते भागते थक गया था अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द की छाया आ गई। उसके साथी उसे छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि उनके लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण था। जंगल में हर जगह केवल एक ही आवाज थी, माइनस ततैयों का गूंजता हुआ शोर। जंगल की गहराई में जहां हरियाली ने चारों ओर एक अद्भुत वातावरण बना रखा था, मच्छर जनजाति के योद्धा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक एक विशाल ततैया ने अपने पंजों से एक पक्षी चोंच वाले मच्छर को पकड़ लिया और उसे अपने धारदार जबड़ों से काट डाला। यह दृश्य इतना भयानक था कि अन्य मच्छर योद्धा डर के मारे कांपने लगे। उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे कोई भूतिया साया उनके पीछे हो। भागो! एक योद्धा ने चिल्लाया और उसके शब्दों ने सभी को एक साथ जोड़ दिया। जैसे ही वे भागने लगे, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। केवल ततैयों की गूंजती आवाज सुनाई दे रही थी जो उनके पीछे थी। मच्छर जनजाति के योद्धा जो पहले गर्व से उड़ रहे थे अब बिखर गए थे, जैसे कोई तितली तूफान में उड़ गई हो। हर तरफ हड़बड़ाहट थी और डर का एक साया उनके चारों ओर मंडरा रहा था। एक योद्धा जो भागते भागते थक गया था अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द की छाया आ गई। उसके साथी उसे छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि उनके लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण था। जंगल में हर जगह केवल एक ही आवाज थी, माइनस ततैयों का गूंजता हुआ शोर। जंगल की गहराई में जहां हरियाली ने चारों ओर एक अद्भुत वातावरण बना रखा था, मच्छर जनजाति के योद्धा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक एक विशाल ततैया ने अपने पंजों से एक पक्षी चोंच वाले मच्छर को पकड़ लिया और उसे अपने धारदार जबड़ों से काट डाला। यह दृश्य इतना भयानक था कि अन्य मच्छर योद्धा डर के मारे कांपने लगे। उसके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे कोई भूतिया साया उनके पीछे हो। भागो! एक योद्धा ने चिल्लाया और उसके शब्दों ने सभी को एक साथ जोड़ दिया। जैसे ही वे भागने लगे, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। केवल ततैयों की गूंजती आवाज सुनाई दे रही थी जो उनके पीछे थी। मच्छर जनजाति के योद्धा जो पहले गर्व से उड़ रहे थे अब बिखर गए थे, जैसे कोई तितली तूफान में उड़ गई हो। हर तरफ हड़बड़ाहट थी और डर का एक साया उनके चारों ओर मंडरा रहा था। एक योद्धा जो भागते भागते थक गया था अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द की छाया आ गई। उसके साथी उसे छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि उनके लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण था। जंगल में हर जगह केवल एक ही आवाज थी, माइनस ततैयों का गूंजता हुआ शोर। जंगल की गहराई में जहां पेड़ों की छाया घनी थी और हर दिशा में हरियाली फैली हुई थी, मच्छर जनजाति के योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट ने वातावरण को भर दिया, जैसे आसमान में कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। मच्छरों के छोटे छोटे शरीर जो पहले अपने समूह में गर्व से उड़ रहे थे अब बिखर गए थे, जैसे कोई तितली तूफान में उड़ गई हो। ततैयों की तेज उड़ानें उनके पीछे थी, जैसे वे किसी शिकार का पीछा कर रहे हो। हवा में एक तीखी गंध थी जो डर और खतरे का संकेत दे रही थी। हर मच्छर योद्धा अपने जीवन के लिए भाग रहा था और उनकी आंखों में केवल एक ही भावना थी, माइनस भय। एक योद्धा जो भागते भागते थक गया था अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द की छाया आ गई। उसके साथी उसे छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि उनके लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण था। जंगल में हर जगह केवल एक ही आवाज थी, माइनस ततैयों का गूंजता हुआ शोर। प्रतिशोध! यह शब्द जैसे ही हवा में गूंजा, मच्छर जनजाति के योद्धाओं ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने चारों ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि वे विशाल ततैया से भाग नहीं सकते। एक योद्धा ने साहसिकता से कहा, हम पलटकर लड़ाई करें। यह सुनकर सभी ने एकजुट होकर अपनी ताकत को इकट्ठा किया। तभी एक मच्छर जनजाति के नेता ने अपने हाथ में एक पत्थर की भाला थाम ली। उसने तेजी से एक विशाल ततैया को हवा में से गिरा दिया और उसके पेट में भाला घुसा दिया ताकि वह और लड़ाई न कर सके। यह देखकर अन्य मच्छर योद्धाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही वे लड़ाई में जुटे, ततैया की संख्या बढ़ती गई। मच्छर जनजाति के शिकार दल के नेता ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और युद्ध जारी रखा। एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया जिसमें मच्छर योद्धा और विशाल ततैया आमने सामने थे। इस बीच कछुए का समूह जो मशरूम वन में भाग गया था ने मच्छर जनजाति की चीखें सुनी और पीछे मुड़कर देखा। क्या हो रहा है? एक कछुआ बोला। ऐसा लगता है कि मच्छर जनजाति ने ततैया को उकसाया है और अब वे पीछा किए जा रहे हैं। सभी ने चर्चा की लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा सका। एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जो सबसे बड़े कछुए के खोल को ले जा रहा था बोला, मच्छर जनजाति बिना कारण के ततैया को नहीं उकसाएगी। कोई न कोई हमारी मदद कर रहा है। जैसे ही मच्छर योद्धा अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई में लगे, एक और कछुआ बोला, जब हम मशरूम वन से निकलने वाले थे मैंने तीरों की आवाज सुनी जो मच्छर जनजाति से नहीं आ रही थी। यह सुनकर सभी कछुए चौंक गए। यह कौन हो सकता है? उन्होंने एक दूसरे से पूछा लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। उस समय सबसे बड़े कछुए के खोल के साथ खड़ा व्यक्ति बोला, जो भी हो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें मशरूम वन में वापस लौटना चाहिए। सुरक्षा पहले। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और दो बड़े पहाड़ी कछुओं को जल्दी से वापस मशरूम वन की ओर ले जाने लगे। वहां मच्छर जनजाति के योद्धा और विशाल ततैया के बीच भयंकर संघर्ष जारी था। मच्छर योद्धाओं की संख्या काफी थी और वे कमजोर नहीं थे। जब उन्होंने भागना बंद किया और लड़ाई में जुट गए तो उनकी लड़ाई की क्षमता अद्वितीय थी। इस बीच कई विशाल ततैया मारे गए लेकिन कई मच्छर योद्धा भी डंक खाकर गिर पड़े। यह दृश्य न केवल भयानक था बल्कि एक प्रकार की वीरता का
प्रतीक भी था। जंग के मैदान में मच्छर जनजाति के योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ाई कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कई विशाल ततैया मारे गए हैं, लेकिन उनके अपने योद्धा भी घायल हो चुके हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, मच्छर जनजाति के दो नेता एक दूसरे की ओर मुड़े। उनके चेहरों पर चिंता और निराशा का मिश्रण था। हमारी संख्या 1/3 कम हो गई है, एक नेता ने कहा, उसकी आवाज में दर्द था। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। हमें इस घातक जाल को छोड़कर वापस लौटना चाहिए। दोनों नेताओं ने एक संक्षिप्त चर्चा की, जिसमें उन्होंने यह तय किया कि अब और लड़ाई जारी रखना उचित नहीं है। उन्होंने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और मच्छर जनजाति की ओर लौटने का निर्णय लिया। इस बीच लड़ाई का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। विशाल ततैया ने अपनी संख्या में कमी के कारण पीछे हटने का निर्णय लिया। मच्छर योद्धाओं की वीरता ने उन्हें एक नया साहस दिया, लेकिन वे भी थके हुए और घायल थे। यह एक दुखद लेकिन साहसी पल था, जहां हर योद्धा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने समुदाय की रक्षा की। लड़ाई के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, मच्छर जनजाति के नेता अपने घायल योद्धाओं की ओर देख रहे थे। उनके दिल में एक गहरी निराशा थी, क्योंकि उन्होंने अपने योद्धाओं को 1/3 खो दिया था। यह दृश्य न केवल उनके लिए बल्कि सभी के लिए दुखद था। उन्होंने देखा कि कई विशाल ततैया भी मारे गए थे, लेकिन यह उनकी संख्या में कमी के कारण था। मच्छर जनजाति के नेता एक दूसरे की ओर मुड़े और अपनी हार को स्वीकार किया। हमें इस घातक जाल को छोड़कर वापस लौटना चाहिए, एक नेता ने कहा। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। हमें अपने योद्धाओं को ठीक होने का समय देना होगा। उन्होंने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और मच्छर जनजाति की ओर लौटने का निर्णय लिया। इस पल में उन्होंने न केवल अपनी हार को स्वीकार किया, बल्कि यह भी समझा कि हर लड़ाई में जीत और हार होती है। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उनके दिल में अपने समुदाय की भलाई का ख्याल था। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा वापस लौटने लगे, उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने पीछे की लड़ाई को याद किया, जहां उन्होंने अपने समुदाय की रक्षा के लिए साहस दिखाया था। लेकिन एक सवाल उनके मन में घूम रहा था, माइनस यह सब किसने किया? उन्होंने कभी नहीं समझा कि उनकी योजनाओं को किसने विफल किया। यह एक रहस्य था जो उन्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। जैसे ही वे मशरूम वन में लौटे, उन्होंने अपने घायल योद्धाओं का ध्यान रखा और उनकी देखभाल की। यह एक कठिन समय था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस समय उन्होंने यह भी समझा कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह एक नई यात्रा थी, जहां उन्हें अपने समुदाय को फिर से मजबूत करना था। उनके दिल में एक नई आशा थी और वे जानते थे कि वे फिर से उठेंगे। जियांग शुआन और उसके साथियों ने जब वृक्ष से नीचे उतरने का निर्णय लिया, तो उनके दिलों में एक अजीब सा डर था। जैसे ही वे धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े, चारों ओर का वातावरण चुप था। केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने अपने कदमों को सावधानी से रखा, ताकि किसी भी प्रकार की आवाज न हो। उसके मन में एक विचार चल रहा था, क्या हम सुरक्षित हैं? उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्ते पर चल रहा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में भय और चिंता थी। जियांग शुआन ने धीरे से कहा, शांत रहो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वे घोंसले के पास पहुंचे, जियांग शुआन ने देखा कि वहां के दृश्य ने उसे और भी भयभीत कर दिया। घोंसला, जो पहले भरा हुआ था, अब खाली और बिखरा हुआ था। क्या ये सब सच में हुआ? उसने सोचा। उसके मन में एक सवाल था, क्या ये ततैया फिर से लौटेंगी? इस डर ने उसे और उसके दोस्तों को और भी सतर्क कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वे एक दूसरे से कह रहे हों कि हमें एकजुट रहना होगा। जियांग शुआन ने संतोष के साथ कहा, मच्छर जनजाति ने इस बार काफी लोग खो दिए हैं। हम इसे मच्छर जनजाति की शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने के रूप में मान सकते हैं। उसके शब्दों में एक गहरी समझदारी थी, जैसे कि वह इस संघर्ष के पीछे कहा, हम बहुत कमजोर हैं, चाहे हम किस ओर मुड़े, हम आत्मविश्वास नहीं रख सकते। यहाँ अधिक समय बिताना उचित नहीं है, इसलिए पहले हमें लौटना चाहिए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह स्थान वास्तव में उनके लिए बहुत खतरनाक था। जियांग शुआन ने थोड़ी अनिच्छा के साथ मशरूम वन को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि मच्छर जनजाति बिना कारण के यहाँ हमला नहीं करेगी। यहाँ कुछ लाभ अवश्य होगा। इसका मतलब था कि मशरूम वन के अंदर निश्चित रूप से कुछ आकर्षक था। दुर्भाग्यवश वाइन जनजाति बहुत कमजोर थी और मशरूम वन की कोई समझ नहीं थी। भले ही वहाँ अच्छी चीजें हों, वे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे। जब जनजाति मजबूत हो जाएगी, तो हम यहाँ वापस आने का अवसर खोजेंगे। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, अपने मन में लौटने और रास्ते में कुछ शिकार करने की योजना बनाई। जियांग शुआन और उसके साथी धीरे धीरे मशरूम वन से बाहर निकलने लगे। चारों ओर की हरियाली और रंग बिरंगे मशरूमों की खुशबू ने वातावरण को महकाया हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग शुआन के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। क्या सच में मच्छर जनजाति इतनी कमजोर हो गई थी? क्या उनके नुकसान का कोई गहरा अर्थ था? उसके मन में सवालों का एक जाल बुन रहा था। साथी उसकी चुप्पी को समझते हुए एक दूसरे की ओर देखते रहे। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्ते खड़खड़ाए हों। सभी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। यहाँ कुछ तो है, उसने सोचा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को खोजने के लिए तैयार हो। लेकिन उसने अपने साथियों को आश्वस्त किया, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। उनकी चाल में एक नई ऊर्जा आ गई, जैसे वे किसी अनजाने खतरे से भाग रहे हों। हर कदम के साथ वातावरण में एक अजीब सी तान थी, जो उन्हें और भी सतर्क कर रही थी। जैसे जैसे वे मशरूम के जंगल में गहराई में जाते गए, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झिलमिलाती हुई आ रही थी और एक सुनहरी रोशनी ने जंगल को एक जादुई रूप दे दिया था। जियांग और उसके साथी उस कछुए के खोल वाले व्यक्ति के पीछे चल रहे थे और उनके दिलों में एक अजीब सा उत्साह था। अचानक उन्होंने एक विशाल पर्वतीय कछुए को देखा, जो धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। उसकी विशालता और शक्ति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कछुए के खोल वाला व्यक्ति ने कहा, यह हमारे गांव का संरक्षक है। जियांग ने उस कछुए की आंखों में गहराई से देखा, जैसे कि वह एक पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो। जंगल की आवाजें अब एक मधुर संगीत में बदल गई थीं और जियांग को ऐसा
ऐसा लगा जैसे वह किसी नए संसार में प्रवेश कर रहा हो। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य और भय का मिश्रण था। क्या यह वास्तव में एक नई शुरुआत थी? क्या वे सही रास्ते पर थे? जियांग ने अपने मन में यह सवाल उठाया, लेकिन उस क्षण में उसने केवल उस अद्भुत दृश्य का आनंद लिया। जियांग शुआन ने शानजिया की गंभीरता को महसूस किया, उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। वह सोचने लगा कि क्या यह प्रस्ताव वास्तव में मित्रता का प्रतीक है या फिर कोई छिपा हुआ खतरा। उसके मन में सवालों की ओर देखा जो उसकी तरह ही अनिश्चित थे। क्या हमें इन मशरूमों को स्वीकार करना चाहिए? उसने अपने मन में सोचा। शानजिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपकी सहायता के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। ये मशरूम आपके लिए शक्ति और ज्ञान का स्रोत बन सकते हैं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो जियांग शुआन को और भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या ये मशरूम वास्तव में उन्हें ताकत देंगे या फिर कुछ और? जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को सुना, जैसे कि वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय के कगार पर खड़ा हो। उसने अपने हाथों को अपने शरीर के पास रखा, जैसे कि वह किसी खतरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। हमारी जनजाति का नाम सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन हम भी इस भूमि के हिस्से हैं, शानजिया ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक वार्ता नहीं थी, बल्कि एक संभावित गठबंधन का आरंभ था। जियांग शुआन ने अपने मन को एकत्रित किया और शानजिया की ओर देखा। हम आपकी पेशकश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि ये मशरूम वास्तव में क्या है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। शानजिया ने सुस्ताते हुए कहा, हमारी जनजाति ने हमेशा अपने वादों को निभाया है। आप हमारे साथ हैं तो हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जियांग शुआन ने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, जिनकी आंखों में भी सवाल थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे एक गुप्त वार्ता कर रहे हों। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह निर्णय केवल उसका नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जनजाति का भविष्य इस पर निर्भर था। अगर हम इन मशरूमों को स्वीकार करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारे लिए सही है, उसने कहा। शानजिया ने सहमति में सिर हिलाया। आपका संदेह उचित है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मित्र हैं। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन थी। जियांग शुआन ने मशरूमों को स्वीकार किया और जैसे ही उसने उन्हें अपने हाथों में लिया, उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह जैसे कि जंगल की आत्मा ने उसे छू लिया हो। शानजिया ने कहा, इन मशरूमों का उपयोग करने से पहले आपको इनकी शक्ति को समझना होगा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह जानता था कि यह केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। हम आपकी सलाह का पालन करेंगे, उसने कहा। शानजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका निर्णय सही है। ये मशरूम आपके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि एक नए रिश्ते की नींव थी। उसने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब एक नई आशा थी। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझा और एक नए भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। शानजिया की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह जानता था कि जियांग शुआन के मन में कितनी उलझन है। उसने धीरे से कहा, शक्ति मशरूम एक प्रकार का जादुई मशरूम है। इसे खाने से योद्धा की ताकत में वृद्धि होती है। यह निश्चित रूप से जनजाति की जादूगरनी के लिए है। इसे खाने के बाद जादूगरनी अनुष्ठानों के दौरान संरक्षक देवता को देख सकती है और दिव्य ओरेकल सुन सकती है। इस जानकारी ने जियांग के मन में जिज्ञासा को जन्म दिया। उसने सोचा कि यह कितनी अद्भुत बात है कि कोई व्यक्ति देवताओं को देख सकता है। पर्वत कछुआ जनजाति में दिव्य मशरूम एक बहुत कीमती व्यापारिक वस्तु है। हर एक दिव्य मशरूम को अन्य जनजातियों के साथ बड़े पैमाने पर सामान के लिए व्यापार किया जा सकता है। इस बाटर युग में ऐसी कीमती वस्तु का होना निश्चित रूप से पर्वत कछुआ जनजाति को कई लाभ पहुंचाता है। शानजिया ने कहा, मच्छर जनजाति ने हमें घेरने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा, इसका कारण हमारे मशरूम को छीनना था। जियांग ने शानजिया के शब्दों को सुनकर इन दोनों प्रकार के जादुई मशरूम के बारे में कुछ समझ पाया। उसने अनुमान लगाया कि शक्ति मशरूम शायद विप ट्री के फल के समान है, इसे खाने से ताकत बढ़ती है। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी जब उसने शानजिया की बातों को सुना। वह सोचने लगा कि दिव्य मशरूम का असली कार्य क्या है। क्या यह सच में जादूगरनी को देवताओं से मिलवा सकता है? उसकी जिज्ञासा ने उसे और अधिक उत्सुक बना दिया। उसने महसूस किया कि ये मशरूम कितने महत्वपूर्ण हैं और मच्छर जनजाति को इन पर इतना ध्यान दे रही है। शानजिया ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा, ये दोनों मशरूम वास्तव में अच्छे हैं, अन्यथा मच्छर जनजाति इतनी मेहनत नहीं करती। जियांग ने सोचा कि पर्वत कछुआ जनजाति को मशरूम के जंगल में और भी कई प्रकार के मशरूम मिलते होंगे। जंगल की विशालता और उसमें छिपे रहस्यों ने उसे और भी अधिक आकर्षित किया। उसने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ एक या दो प्रकार के मशरूम नहीं हैं, बल्कि अनेक प्रकार के मशरूम हैं, जिनमें से कुछ जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे भी लाभकारी हो सकते हैं। तभी शानजिया ने हाथ हिलाया और पर्वत कछुआ जनजाति का एक योद्धा सामने आया। उसके कंधे पर दो जानवरों की खाल की थैलियां तक थीं। शानजिया ने जियांग की ओर देखते हुए कहा, बड़ी थैली में शक्ति मशरूम है, छोटी थैली में दिव्य मशरूम है, ये सब आपके लिए हैं। जियांग ने थैलियों को ध्यान से देखा, उसके मन में एक अद्भुत उत्साह था। उसने सोचा कि ये मशरूम उसकी ताकत और ज्ञान दोनों को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही उसने थैलियों को छुआ, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा हो। शानजिया ने फिर कहा, अब देर हो रही है, हमें जनजाति की ओर लौटना चाहिए। अगर भविष्य में कोई अवसर मिला तो आप हमारे पर्वत कछुआ जनजाति में आने के लिए स्वागत हैं। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार मिलेंगे। यह एक साधारण सा वादा था, लेकिन उसमें एक गहरी भावना थी। जैसे ही शानजिया ने अपने योद्धाओं और दो बड़े पर्वत कछुओं को वापस मशरूम के जंगल में ले जाने के लिए कदम बढ़ाए, जियांग ने उनकी पीठ को देखा। उसकी आंखों में एक नई आशा थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। जियांग शुआन ने जमीन पर पड़े दो बीस्ट हाइड बैग्स को देखा और उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ।
उसे लगा जैसे यह सब एक सपना है। पहले तो उसे लगा कि इस यात्रा से कुछ खास हासिल नहीं हुआ सिवाय मच्छर जनजाति को फंसाने के, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उन्होंने जादुई मशरूम के 2 बैग भी हासिल किए हैं। कोई बात नहीं, पहले इन्हें वापस ले चलते हैं, उसने सोचा। जियांग शुआन ने सावधानी से दोनों बैग्स के पास जाकर उन्हें खोला नहीं, बल्कि एक रस्सी से उन्हें बांध दिया। जब उसने सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक है, तो उसने उन मशरूम के बैग्स को अपने कंधे पर लाद लिया और जनजाति की ओर चल पड़ा। रास्ते में पहाड़ियों और घाटियों को पार करते हुए उन्हें कुछ बड़े शिकार भी मिले, जिससे यात्रा और भी फलदायी हो गई। जब वह जनजाति में वापस लौटा तो उसने दोनों बड़े बैग्स को ची शाओ के पास लाकर अपनी कहानी सुनाई। मशरूम वन, मच्छर जनजाति, पर्वत कछुआ जनजाति, जादुई मशरूम। ची शाओ ने उसकी बात सुनकर उसकी यात्रा की रोमांचकता की सराहना की। उसका वर्तमान कार्य वाइन जनजाति की जादूगरनी होना है, लेकिन वह अन्य जनजातियों की जादूगरनियों से भिन्न है क्योंकि उसे हर दिन जनजाति में नहीं रहना पड़ता। वह अक्सर शिकार पर जाती है। चलो पहले देखते हैं, उसने कहा। ची शाओ ने पहले बड़े बीस्ट हाइट बैग को खोला और उसके अंदर एक प्रकार के लाल मशरूम थे जो लगभग 2 मुट्ठियों के आकार के थे। ये मशरूम देखने में इतने अद्भुत थे कि उनकी बनावट जानवरों की मांसपेशियों के समान थी। पहली नजर में ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानवर के मांस को मशरूम के आकार में काट दिया हो। यह वही शक्ति मशरूम था जिसके बारे में शान जिया ने बताया था। कहा जाता था कि इसे खाने के बाद ताकत बढ़ती है। ची शाओ ने कहा, चलो पहले कुछ जानवरों को आजमाते हैं। अज्ञात जनजातियों द्वारा भेजी गई चीजों के साथ सतर्क रहना बेहतर है। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। सच में हमें सतर्क रहना चाहिए। हमने हाल ही में कई जानवर पकड़े हैं। मैं कुछ टुकड़े काटकर उन्हें खिलाने का प्रयास करूंगा। वाइन जनजाति ने बर्फ पिघलने के बाद विभिन्न जानवरों को पकड़ने का इरादा किया था, जैसे कि काले मुंतजक, ग्रेट हॉर्नेट डियर, बड़े सींग वाले भेड़, ग्रे खरगोश और यूनिहॉर्न बर्ड। ये सभी जानवर अब गर्व से परीक्षण विषय बन गए थे। जियांग शुआन ने जब अपने योद्धाओं को मजबूत मशरूम का सेवन करते हुए देखा तो उसके मन में गर्व की भावना जागृत हुई। उसने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत है, उनके सामने एक नई यात्रा है। उसने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, आप सभी ने इस शक्ति को प्राप्त किया है, अब हमें इसका सही उपयोग करना होगा। योद्धाओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत को महसूस किया और जियांग शुआन के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह समय है जब उन्हें अपनी जनजाति को एक नई दिशा में ले जाना है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद रखी, जैसे वह एक नए युग की शुरुआत कर रहा हो। भेड़ों और अन्य जानवरों की ताकत ने उसे प्रेरित किया। उसने सोचा कि अगर वे सभी एकजुट होकर काम करें तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को एकजुट किया और कहा, हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अपने दुश्मनों का सामना करेंगे और हमारी जनजाति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जियांग शुआन के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने का। उसकी मांसपेशियां तेजी से विकसित हो रही थी, जैसे कि एक नया जीवन उसमें समा गया हो। पहले उसके हाथों की मांसपेशियां मजबूत और स्पष्ट रूप से उभरी, फिर छाती और पेट की मांसपेशियां भी उसी तरह से उभरने लगी। में से शक्ति लगभग 10% बढ़ गई है। जियांग शुआन ने अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस किया, लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र दर्द का अनुभव हुआ और उसने तुरंत अपना हाथ झटका। नीचे देखते ही उसने पाया कि उसकी मुट्ठी हल्की सी खुरच गई थी और खून बह रहा था। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया। यह केवल एक छोटी सी घटना थी, लेकिन शक्ति मशरूम का प्रभाव अब भी उसे संतुष्ट कर रहा था। रात का समय था और वांडरर्स की आवाजें बढ़ गई थीं। स्पष्ट रूप से वे ऊर्जा से भरे हुए थे और कहीं जाने का रास्ता नहीं था। शक्ति मशरूम के अलावा उसके पास एक और छोटा बीस्ट हाइट बैग था जिसमें दिव्य मशरूम था। पर्वत कछुआ जनजाति के अनुसार यह शक्ति मशरूम से भी अधिक मूल्यवान जादुई मशरूम है। आखिरकार यह विशेष रूप से जादूनी महिला के लिए है, लेकिन जियांग शुआन इसके सटीक प्रभाव को समझ नहीं पा रहा था। उसे इसे परीक्षण करने के लिए ची शाओ की आवश्यकता थी। बांस के घर के अंदर जियांग शुआन की निगरानी में ची शाओ ने छोटे बीस्ट हाइट बैग को खोला। अंदर केवल 3 मशरूम थे और प्रत्येक का आकार केवल अखरोट के बराबर था। इन 3 दिव्य मशरूम का जादूनी महिला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक परीक्षण ही बताएगा। जियांग शुआन और उसके दोस्त ची शाओ के साथ उस छोटे से दिव्य मशरूम का परीक्षण करने के लिए तैयार थे। उन्होंने मशरूम को ध्यान से देखा जैसे कि वे किसी रहस्यमय शक्ति के प्रतीक हो। जियांग शुआन ने पहले मशरूम को उठाया और उसकी सुगंध को महसूस किया। यह एक मीठी और ताजगी भरी खुशबू थी जो उसे एक नई ऊर्जा से भर देती थी। उसने सोचा, क्या यह सच में जादुई है? उसके मन में सवाल थे, लेकिन उत्साह भी था। उसने मशरूम को अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाने लगा। जैसे ही उसने इसे चबाया, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई जहां रंग और रोशनी का खेल था। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। उसके दोस्तों ने भी उसी तरह से मशरूम का सेवन किया। जियांग शुआन ने देखा कि उनके चेहरे पर भी वही चमक आ गई थी। यह सच में जादुई है, उसने खुशी से कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई आशा थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक मशरूम नहीं, बल्कि उनकी किस्मत बदलने का एक साधन था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नई यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प लिया। जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने दिव्य मशरूम का सेवन करने के बाद एक अद्भुत अनुभव का सामना किया। जैसे ही उन्होंने मशरूम का प्रभाव महसूस किया, उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। एक नई ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्तियां बढ़ रही हैं। जियांग शुआन ने अपने शरीर में एक हलचल महसूस की, जैसे कि उसकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो रही हों। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरे पर भी वही चमक थी। क्या तुम लोग भी यह महसूस कर रहे हो? उसने पूछा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कि आसमान में बिजली कड़क रही हो। जियांग शुआन ने देखा कि आसमान में रंग बिरंगे प्रकाश की लहरें चल रही थीं। यह एक जादुई दृश्य था जो उन्हें और भी उत्साहित कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक मशरूम नहीं, बल्कि एक नई शक्ति का स्रोत है।
जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नई यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प लिया। यह क्षण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने तय किया कि वे इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे। जियांग शुआन और ची शाओ ने पुरानी जादूगरनी से विदाई ली, उनके मन में एक नई प्रेरणा थी। जैसे ही वे बांस के घर से बाहर निकले, एक हल्की हवा ने उनके चेहरे को छुआ, जैसे प्रकृति भी उनके साहस को सराह रही हो। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली, उसकी छाती में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, उसने कहा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। चीशाओ ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक थी। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे जगाना होगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, बांस के पेड़ों की सरसराहट ने उनके साहस को और बढ़ा दिया। हम इस यात्रा में एक दूसरे का साथ देंगे, जियांग शुआन ने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ची शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया जहां उनकी संभावनाएं अनंत थीं। यह एक नई शुरुआत थी जहां वे अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। एक शांत और रहस्यमय वातावरण में एक पुरानी चुड़ैल ने अपनी आंखों में गहरी सोच की चमक के साथ कहा, लेकिन यह किसी के मनोबल को ऊंचा उठा सकता है। अब मैं अपने मन में कई विचारों को महसूस कर रहा हूँ, जो सामान्य से कहीं अधिक हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को साझा कर रही हो। उसने आगे कहा, इसके अलावा यह दिव्य मशरूम अत्यधिक विषैला नहीं है। एक को खाना हानिकारक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को जानने के लिए जादूगरीनों को अधिक मात्रा में खाना आवश्यक है। यह सुनकर पुरानी चुड़ैल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक खा सकती हूँ ताकि आपके लिए इसका परीक्षण कर सकूं। उसके शब्दों में एक आत्मविश्वास था जो उसके अनुभव और ज्ञान को दर्शाता था। पहाड़ी कछुआ जनजाति के अनुसार यह दिव्य मशरूम बहुत कीमती है, अन्यथा वे केवल 3 ही क्यों लाते। इस सोच के साथ पुरानी चुड़ैल ने सीधे एक मशरूम नहीं खाया, बल्कि पहले ची शाओ और जियांग शुआन की राय मांगी। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि क्या वे भविष्य में और अधिक प्राप्त कर सकेंगे, और एक बार खाने पर एक कम हो जाएगा। जियांग शुआन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन इसे खाने से पहले पकाना बेहतर होगा। भले ही यह विषैला हो, पकाने से विषाक्तता कुछ हद तक कम हो सकती है। पुरानी चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, आप सही हैं, पकाने से वास्तव में विषाक्तता कम हो सकती है। आग की लपटें लगातार जलती रहीं और पुरानी चुड़ैल के पास जियांग शुआन द्वारा दिए गए 2 मिट्टी के बर्तन थे, जिनका उपयोग वह खाना पकाने के लिए कर रही थी। उसने एक दिव्य मशरूम को पतले टुकड़ों में काटा, उसे उस मिट्टी के बर्तन में डाला जो सूप के लिए था, और उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे चूल्हे पर उबालने के लिए रख दिया। गरगल गरगल की आवाज सुनाई दी, जैसे पानी में कोई जादू हो रहा हो। जैसे जैसे मिट्टी का बर्तन गर्म होता गया, अंदर का पानी धीरे धीरे उबलने लगा और गर्म पानी में दिव्य मशरूम का रंग लाल से हल्का सियान में बदलने लगा। इस बीच ताजा मशरूम की एक समृद्ध सुगंध पूरे बांस के घर में फैल गई, जिसने सभी की भूख को बढ़ा दिया। लगभग 10 मिनट बाद पुरानी चुड़ैल ने समझा कि दिव्य मशरूम पूरी तरह से पक गया है, इसलिए उसने एक मिट्टी के कटोरे को खोजा और चॉपस्टिक की मदद से दिव्य मशरूम को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकाला। चॉपस्टिक का उपयोग करना उसने वाइन जनजाति में आकर सीखा था। उसे ऐसे उपकरण पसंद थे जो हाथों को सीधे खाने से दूर रखते थे। उसकी कुछ ही दांतें बची थी, लेकिन दिव्य मशरूम मुलायम और चिकनी थी। पतले टुकड़ों में काटने पर वह आसानी से निगल सकता था। दिव्य मशरूम को खाने के बाद पुरानी चुड़ैल ने कटोरा और चॉपस्टिक को नीचे रखा और एक जानवर की खाल पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से मशरूम के प्रभावों को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई, जैसे वह किसी अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह में डूब गई हो। धीरे धीरे जियांग शुआन ने देखा कि पुरानी चुड़ैल की पलकें कांपने लगी, उसके शरीर में हलचल होने लगी। यह दृश्य एक रहस्य से भरा हुआ था, जैसे कि वह किसी गहरे जादू की दुनिया में प्रवेश कर रही हो। बांस के घर में चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई, केवल आग की क्रैकलिंग आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने अपनी सांसें थाम ली, उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह सोचने लगा कि क्या पुरानी चुड़ैल ने सही निर्णय लिया था, या यह जादुई मशरूम वास्तव में उसके लिए खतरा बन सकता है। जियांग शुआन ने पुरानी चुड़ैल की आंखों में चमक को देखकर समझ लिया कि वह अब एक नई शक्ति से भर गई है। वह सोचने लगा कि क्या यह शक्ति उसे और भी महान बना देगी, या फिर यह एक खतरनाक जादू का परिणाम है। पुरानी चुड़ैल ने धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा किया और अपनी आंखों में एक नई दृढ़ता के साथ जियांग शुआन की ओर देखा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, मैंने इसे महसूस किया है, यह दिव्य मशरूम वास्तव में एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या वह भी इस शक्ति का अनुभव कर सकता है। पुरानी चुड़ैल ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए, लेकिन सावधानी से। जियांग शुआन ने उसकी सलाह को ध्यान में रखते हुए अपने मन में ठान लिया कि वह भी इस जादुई मशरूम का अनुभव करेगा, लेकिन पहले उसे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। बांस के घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे कि सभी चीजें एक नई दिशा में बढ़ रही हों। उसकी चेहरे की भावनाएं अचानक से शांत से चौंकने, फिर खुशी, डर, गुस्से और कई अन्य भावनाओं में बदल गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शब्द उसके होठों से फिसल गए। ये क्या उसे जहर दिया गया है? क्या हमें उसे बचाना चाहिए? जब उसने पुरानी जादूगरनी के अजीब व्यवहार को देखा, तो जियांग शुआन चौंक गया। उसके मन में जहर के कारण अचानक मौत का डर समा गया। ची शाओ आगे बढ़ा और जादूगरनी की स्थिति का अवलोकन करते हुए कहा, कोई खून नहीं बह रहा, मुंह से झाग नहीं निकल रहा, सांसें सामान्य हैं, शायद कुछ गंभीर नहीं है, अभी उसे छूना बेहतर नहीं होगा।
ची शाओ ने कुछ समय से पुरानी जादूगरनी से जादूगर तकनीकें सीखी थी। अगर उसने इसे सुरक्षित माना तो शायद कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। जियांग शुआन केवल चिंतित होकर पुरानी जादूगरनी के जागने का इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद पुरानी जादूगरनी धीरे धीरे स्थिर हो गई। आधे घंटे बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कोनों से अभी भी गीले आंसू पहुंचे। जियांग शुआन ने चिंतित होकर पूछा, बुजुर्ग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कोई असुविधा है? पुरानी जादूगरनी ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने पूर्व के ईगल जनजाति को देखा, ईगल भगवान से मिला और कई पुराने दोस्तों का सामना किया। मैं थोड़ी भावुक हो गया था। पुरानी जादूगरनी ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, इसके अलावा मैंने एक जादुई दुनिया देखी जहां कई जानवर और पौधे आसमान में उड़ते हैं। उसकी आवाज में एक अद्भुत अनुभव की गूंज थी, जैसे वह उस जादुई दुनिया की सुंदरता को फिर से जी रही हो। जियांग शुआन और चीशाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य का मिश्रण था। पुरानी जादूगरनी ने अन्य 2 संपूर्ण दिव्य मशरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यह चीज जादूगरों के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों है। जियांग शुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? पुरानी जादूगरनी ने धीरे धीरे समझाया, क्योंकि कई जनजातियों ने अपने मूल रक्षक देवताओं को खो दिया है, जिससे कई जादूगरों को उनके साथ संवाद करने में कठिनाई होती है। फिर भी वे देवताओं को देखने और उनकी मार्गदर्शन सुनने की इच्छा रखते हैं। पुरानी जादूगरनी ने आगे कहा, दिव्य मशरूम खाने से उन्हें देवताओं को देखने का मौका मिलता है, एक जादुई दुनिया में प्रवेश करने का और प्रिय लोगों और कहानियों की झलक मिलती है, जिससे उन्हें विश्वास होता है कि देवता गायब नहीं हुए हैं बल्कि कहीं और हैं। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी, जैसे वह अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर रही हो। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। एक जादूगर के लिए जो जीवन भर देवताओं की सेवा करता है, यह एक गहरा प्रोत्साहन है। पुरानी जादूगरनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस जादुई दुनिया में फिर से खो गई हो। यहाँ तक कि मैं भी यह नहीं जानती कि क्या वह जादुई दुनिया वास्तव में मौजूद है या केवल दिव्य मशरूम द्वारा उत्पन्न एक भ्रांति है। जादूगरनी का मूड अचानक से गिर गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। काश वह दुनिया सच होती। शायद तब, जब मैं मर जाऊं, मेरी आत्मा वहां पहुंच सके। उसकी बातों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे उसने अपनी सारी इच्छाओं और सपनों को एक ही सांस में कह दिया हो। जियांग शुआन ने उसकी बातों को सुनकर अंततः समझा कि इस सोवे दिव्य मशरूम का असली मतलब क्या था। उसकी आंखों में एक नई समझ का प्रकाश था, जैसे उसने एक रहस्य को सुलझा लिया हो। वह सोचने लगा कि कैसे यह मशरूम केवल एक जादुई वस्तु नहीं, बल्कि जादूगरों की खोई हुई आशाओं और सपनों का प्रतीक है। पुरानी जादूगरनी के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे और वह जानता था कि यह जादूगरनी केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मा है जो अपने अतीत से जूझ रही है। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक हलचल महसूस की, जैसे वह उस जादूगरनी की भावनाओं को समझने लगा हो। उसने सोचा कि कैसे यह दिव्य मशरूम न केवल एक साधारण वस्तु है, बल्कि जादूगरों की खोई हुई आशाओं और सपनों का प्रतीक है। पुरानी जादूगरनी की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह अपने अतीत की यादों में खोई हुई हो। जियांग शुआन ने धीरे धीरे कहा, आपकी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। यह सच है कि हम सभी अपने देवताओं को याद करते हैं और यह मशरूम हमें उस याद को जीवित रखने में मदद करता है। पुरानी जादूगरनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई आशा की किरण थी। हाँ, यह मशरूम हमें एक नई दुनिया का अनुभव कराता है, जहां हम अपने प्रियजनों को फिर से देख सकते हैं। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि यह केवल एक जादुई अनुभव नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है जो सभी जादूगरों के दिलों में बसी हुई है। जियांग शुआन एक अद्भुत अनुभव के बीच में खड़ा था। जब उसने उस हॉलुसिनोजेनिक मशरूम को खाया, जैसे ही वह मशरूम उसके मुंह में गया, उसकी आंखों के सामने एक जादुई दुनिया का दरवाजा खुल गया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, जिनकी खुशबू हवा में घुल गई थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह दृश्य सामान्य तर्क से परे था, जैसे कि पत्थर के पहाड़ पर आध्यात्मिक दिव्य बेल। उसकी सोच में एक हलचल सी मच गई, क्योंकि वह जानता था कि यह सब एक भ्रम हो सकता है। लेकिन क्या यह सच में एक भ्रम था? उसने अपने मन में सवाल उठाया। इस सोच ने उसे मशरूम के प्रति रुचि खो दी, क्योंकि यह केवल एक मानसिक अनुभव प्रदान करता था, न कि शक्ति का स्रोत। फिर भी जब उसने सुना कि यह मशरूम अन्य जनजातियों की जादूगरनियों के बीच लोकप्रिय था, तो उसने सोचा कि इसे भविष्य में आदान प्रदान के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जियांग शुआन ने पुरानी जादूगरनी का आभार व्यक्त किया और चिशाओ के साथ वहां से निकल पड़ा। उनके हाथों में बाकी 2 दिव्य मशरूम थे। पुरानी जादूगरनी बांस के खाली घर में बैठी थी। उसकी आंखों में उन अद्भुत दृश्यों की यादें ताजा थीं, जो उसने दिव्य मशरूम खाने के बाद देखी थी। वह शांति की तलाश में थी, लेकिन उसे कोई सुकून नहीं मिला। जियांग शुआन और ची शाओ अपने घर लौटते हुए मशरूम के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें हवा में तैरती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कि वे किसी गुप्त ज्ञान की खोज में हों। ची शाओ ने कहा, हमें इन मशरूम को सुखाना चाहिए ताकि हम इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक थी। उन्होंने सोचा कि ये मशरूम भविष्य में किसी महत्वपूर्ण अवसर पर काम आ सकते हैं। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, उन्होंने अपने हाथों में मशरूम को महसूस किया। उनकी त्वचा पर ठंडक का एहसास हुआ। घर का वातावरण गर्म और आमंत्रित
एकत्रित करने वाला था, लेकिन जियांग शुआन के मन में एक बेचैनी थी। क्या ये मशरूम सच में उपयोगी होंगे? क्या वे कभी इनका इस्तेमाल कर पाएंगे? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे। चिशाओ ने उसे आश्वस्त किया, हमारे पास ये हैं और ये हमारे लिए एक उपहार हैं। जियांग शुआन ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी चिंता बनी रही। जियांग शुआन और चिशाओ ने मशरूम को सुखाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने बांस की टोकरी में मशरूम को सावधानी से रखा, जैसे कि वे किसी कीमती वस्तु को संभाल रहे हों। हवा में हल्की सी खुशबू थी, जो मशरूम की ताजगी को दर्शा रही थी। जियांग शुआन ने कहा, ये मशरूम हमें नई संभावनाएं दे सकते हैं। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अगर ये सच में काम आए तो हमारी जनजाति को बहुत लाभ होगा। उनके चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की चमक थी। जैसे जैसे वे मशरूम को सुखाते गए, उनके मन में एक नई कहानी की शुरुआत की कल्पना होने लगी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल मशरूम नहीं, बल्कि उनके भविष्य की एक कड़ी है। उन्होंने अपने हाथों में मशरूम को महसूस किया, उसकी बनावट और रंग ने उसे एक नई ऊर्जा दी। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ठानी। जियांग शुआन और चिशाओ ने मशरूम को सुखाने के बाद एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई आशा की चमक थी। जियांग शुआन ने कहा, हमने जो किया है वह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थाम लिया, जैसे कि वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हों। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि यह केवल मशरूम नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान में सुनहरे रंगों का खेल चल रहा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर रहा था। जियांग शुआन ने कहा, हमारी जनजाति को यह मशरूम एक नई दिशा दे सकता है। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया था, जो उनकी दोस्ती और साझा सपनों को दर्शाता था। जियांग शुआन और चिशाओ ने अपनी नई योजना के बारे में सोचते हुए अपने भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। जियांग शुआन ने कहा, अगर हम इन मशरूम का सही उपयोग करें तो हमारी जनजाति को बहुत लाभ होगा। चिशाओ ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें इसे सभी जनजातियों के साथ साझा करना चाहिए। उनके विचारों में एक नई दिशा थी, जैसे कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हों। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल मशरूम नहीं, बल्कि उनके लिए एक अवसर है। उन्होंने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण देखी। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने अपने इरादों को मजबूत किया। जियांग शुआन ने कहा, हमारी मेहनत हमें सफलता दिलाएगी। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया और उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। 14 फरवरी की सुबह आसमान में काले बादलों का घना साम्राज्य छाया हुआ था। बारिश की बूंदें जैसे आसमान से धरती पर गिरने के लिए बेताब थीं। गड़गड़ और चमक की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति से एक महाकवि की कविता का पाठ शुरू किया हो। फेयू नदी के किनारे घास के बीच कुछ रंग-बिरंगे गब्बत थे, केवल बारिश को देखकर उनकी आंखों में ख्वाब थे। क्रोक क्रोक की आवाजें वाइन जनजाति के तालाब से सुनाई दे रही थीं, जहां मेंढक अपनी हाइबरनेशन से बाहर आकर मैटिंग और भोजन की खोज में थे। गर्मी के साथ मच्छरों का आतंक भी शुरू हो गया था। स्लैप की आवाज के साथ जियांग शुआन ने अपने पैरों पर बैठने वाले एक मच्छर को मार दिया। उसने निराशा से कहा, मच्छर बाहर हैं, हमें कुछ दुर्गंधित घास जलानी पड़ेगी। चिशाओ ने कहा, मैं बारिश के बाद कुछ दुर्गंधित घास लाने जाऊंगी। थोड़ी देर बाद चिशाओ ने देखा कि जियांग शुआन आग पर बांस भून रहा है और जिज्ञासा से पूछा, शुआन, क्या तुम नया बांस का बिस्तर बना रहे हो? जियांग शुआन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं बांस की नाव बना रहा हूँ। बांस की नाव? यह किस लिए? चिशाओ ने पूछा। जियांग शुआन ने बांस को बांधते हुए कहा, बांस पानी पर तैर सकता है। इसे एक साथ बांधने से तैरने की क्षमता बढ़ जाती है और यह हमें पानी में मछली पकड़ने ले जा सकता है। जियांग शुआन के शब्दों ने बांस के घर में सभी का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती रहीं, वातावरण में एक अद्भुत ताजगी का अनुभव हो रहा था। बतखों की चहचहाहट और मेंढकों की आवाजें इस प्राकृतिक संगीत का हिस्सा बन गई थीं। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी नए सपने को देख लिया हो। वह बांस की छड़ियों को एकत्रित कर रहा था, उनके बीच की खुरदुरी सतह को महसूस करते हुए। हर छड़ी में एक नई कहानी छिपी हुई थी। उसने सोचा कि कैसे ये बांस की छड़ियां, जो अभी तक जंगली थीं, अब एक नई दिशा में जा रही थीं। चिशाओ ने उसकी मेहनत को देखा और उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई। क्या तुम सच में बांस की नाव बना रहे हो? उसने फिर से पूछा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमें नदी में मछली पकड़ने के लिए ले जाएगी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जो उसके इरादों को स्पष्ट करता था। बांस की नाव का विचार जैसे ही उसके मन में आया, उसके दिल में एक नई उमंग जाग उठी। बारिश की बूंदें अब उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने सपने को साकार करने में व्यस्त था। चिशाओ ने देखा कि जियांग शुआन ने बांस को बांधना शुरू कर दिया था और उसकी आंखों में चमक थी। वह जानती थी कि यह एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत। जैसे ही जियांग शुआन ने बांस की नाव को बनाना शुरू किया, उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था कि कैसे यह नाव उन्हें न केवल मछली पकड़ने में मदद करेगी, बल्कि शायद यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है। बारिश की बूंदें अब उसके हाथों पर गिर रही थीं और वह उन्हें महसूस कर रहा था, जैसे प्रकृति उसे प्रोत्साहित कर रही हो। चिशाओ ने उसके पास आकर कहा, क्या तुम सोचते हो कि यह नाव हमें दूर ले जाएगी? जियांग शुआन ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, यह हमें नई जगहों पर ले जाएगी, जहां हम नई चीजें देख सकेंगे। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी नए सपने को देख लिया हो। बारिश की आवाजें अब उसके लिए एक
संगीत बन गई थीं और वह हर बूंद के साथ अपने इरादों को मजबूत कर रहा था। बांस की छड़ियों को बांधते समय उसने महसूस किया कि यह केवल एक नाव नहीं, बल्कि उसके सपनों का प्रतीक है। चीशाओ ने उसकी मेहनत को देखा और उसके मन में एक नई उम्मीद जागृत हुई। उसने सोचा कि शायद यह नाव उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई यात्रा। जियांग शुआन ने बांस की नाव को बनाने में पूरी मेहनत लगाई और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह बांस की छड़ियों को एक साथ बांधते हुए सोच रहा था कि यह नाव केवल एक साधन नहीं, बल्कि उनकी नई यात्रा का प्रतीक है। चीशाओ ने उसकी मेहनत को देखा और उसके मन में एक नई उम्मीद जागृत हुई। उसने सोचा कि शायद यह नाव उन्हें न केवल मछली पकड़ने में मदद करेगी, बल्कि शायद यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है। बारिश की आवाजें अब उसके लिए एक संगीत बन गई थीं और वह हर बूंद के साथ अपने इरादों को मजबूत कर रहा था। चीशाओ ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि यह नाव हमें दूर ले जाएगी? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमें नई जगहों पर ले जाएगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी नए सपने को देख लिया हो। जियांग शुआन ने बांस की नाव को बनाने के दौरान अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया। बारिश के बाद की ताजगी हवा में घुली हुई थी और बांस की लकड़ी की खुशबू ने उसे एक अद्भुत सुकून दिया। जैसे ही उसने बांस के टुकड़ों को एक साथ बांधना शुरू किया, उसके हाथों में बांस की खुरदुरी सतह का स्पर्श उसे एक नई ऊर्जा से भर देता था। नानजिंग, गौतेंग और शिक्यू उसकी मदद कर रहे थे और उनकी हंसी और बातचीत ने वातावरण में एक जीवंतता भर दी थी। मुखिया, क्या हम इसे जल्दी बना सकते हैं? नानजिंग ने उत्सुकता से पूछा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, अच्छे काम में समय लगता है। गौतेंग ने एक बांस के टुकड़े को उठाते हुए कहा, क्या यह सच में हमें दूसरी ओर ले जाएगा? जियांग शुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर हम इसे सही तरीके से बनाते हैं। तभी चीशाओ ने अपनी औषधियों को पीसते हुए कहा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, हमें सुरक्षित रहना है। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी, जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। जैसे ही उन्होंने बांस की नाव को अंतिम रूप दिया, जियांग शुआन ने कहा, अब हम इसे परीक्षण के लिए ले चलें। सभी ने एक साथ नाव को उठाया और धारा की ओर बढ़े। पानी की लहरें हल्की हल्की लहराती थीं और हवा में एक हल्की ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने नाव को पानी में रखा, सभी की आंखों में उत्साह और आशंका का मिश्रण था। जैसे ही सभी ने बांस की नाव पर अपने अनुभव साझा किए, एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। जियांग शुआन ने सबको एकत्रित किया और कहा, देखो, यह नाव केवल एक साधन नहीं है, बल्कि हमारी एकता और साहस का प्रतीक है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और गौ तेंग ने कहा, हमें इसे और भी बेहतर बनाना चाहिए। नानजिंग ने उत्साह से कहा, हाँ, हम इसे सजाएंगे और इसे और भी मजबूत बनाएंगे। चीशाओ ने कहा, और मैं इसके लिए औषधियां तैयार करूंगी ताकि हम सुरक्षित रहें। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, हम सभी मिलकर इसे और भी बेहतर बनाएंगे। जैसे ही उन्होंने नाव की योजना बनानी शुरू की, उनके बीच में एक नई समझ और सहयोग की भावना का संचार हुआ। नदी के पानी की लहरें हल्की हल्की लहराती थीं और आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। यह एक अद्भुत क्षण था, जिसमें सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। जियांग शुआन ने कहा, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हम सभी एक साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। सभी ने एक साथ हंसते हुए कहा और उनके चेहरे पर एक नई आशा की चमक थी। जियांग शुआन ने बांस की नाव को पानी के किनारे लाकर उसके आगे के हिस्से को पानी में डाल दिया। मुखिया, मुखिया, क्या हम पानी में गिरने वाले हैं? जियांग शुआन ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ डरने की क्या जरूरत है? इसके अलावा यह नदी नहीं है, तुम डूब नहीं जाओगे। तो मुखिया, कृपया स्थिर रहिए। गोतेंग ने जियांग शुआन के करीब आकर कहा। वो अभी भी नर्वस था, लेकिन कुछ उम्मीद भी रखता था। तभी शिक्यू ने किनारे से चिल्लाते हुए कहा, गोतेंग, अगर तुम डरे हुए हो तो नीचे आ जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा। इन शब्दों से उत्तेजित होकर गोतेंग ने बेखौफ होकर खड़े होते हुए कहा, कौन डरा हुआ है? मैं तो बस इसकी आदत डाल रहा हूँ। जियांग शुआन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मजबूत खड़े रहो, हम जा रहे हैं। जियांग शुआन ने पंट पोल से किनारे को हल्का धक्का दिया और झुकी हुई नाव तुरंत सीधी हो गई और धीरे धीरे धारा के साथ बहने लगी। हालांकि यह जानते हुए कि धारा गहरी नहीं है, लेकिन जनजाति के किसी भी सदस्य ने कभी पानी में या नाव पर यात्रा नहीं की थी। नाव हिलने लगी और गोतेंग का खड़े रहने का संकल्प बैठने में बदल गया, जिससे वह कुछ शर्मिंदा महसूस करने लगा। नाव को सहारा देते हुए जियांग शुआन ने उसे सांत्वना दी, हर चीज को एक अनुकूलन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब तुम नाव की गति के आदी हो जाओगे तो तुम और नहीं डरोगे। गोतेंग ने सिर हिलाया और आभार से जियांग शुआन की ओर देखा। जैसे ही नाव धीरे धीरे बहने लगी, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की सुंदरता को महसूस किया। पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं और सूरज की किरणें उन पर चमक रही थीं, जैसे कि प्रकृति ने एक सुनहरी चादर ओढ़ रखी हो। गोतेंग ने अपने डर को भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मुखिया, क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस तुम्हें अपने डर को पार करना होगा। गोतेंग ने गहरी सांस ली और अपने आप को स्थिर करने की कोशिश की। नाव के हिलने से उसे एक अजीब सा अनुभव हो रहा था, जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो। पानी की हल्की गंध और ताजगी ने उसके मन को थोड़ी शांति दी। जियांग शुआन ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, देखो, यह कितना सुंदर है। गोतेंग ने नजरें उठाईं और चारों ओर देखा। पेड़ों की छाया, पानी की लहरें और आसमान में उड़ते पक्षियों की आवाजें उसे एक नई ऊर्जा दे रही थीं। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ होंगे? जियांग शुआन ने पूछा। गोतेंग ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन अब मुझे यह पसंद आ रहा है। जियांग शुआन ने कहा, हर नई शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। गोतेंग ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। जैसे ही गोतेंग ने स्थिरता पाई, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई
शक्ति जागृत हो रही है। पानी की लहरें अब उसे डराने के बजाय उसे एक नई ऊर्जा दे रही थी। जियांग शुआन ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, देखो तुम अब स्थिर हो। गो तेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं कर रहा हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। नाव अब धीरे धीरे बह रही थी और गो तेंग ने चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक नाव की सवारी नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। पानी की खुशबू, पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाट ने उसे एक नई दुनिया में प्रवेश कराया। जियांग शुआन ने कहा, हर यात्रा में एक कहानी होती है और यह हमारी कहानी है। गो तेंग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह अब केवल एक यात्री नहीं बल्कि एक साहसी एक्सप्लोरर बन गया है। मैं अब डरता नहीं हूँ, उसने गर्व से कहा। जियांग शुआन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। गो तेंग ने अपने दिल में एक नई उम्मीद और साहस महसूस किया। जैसे ही नाव ने धीरे धीरे धारा के साथ बहना शुरू किया, गो तेंग ने अपने भीतर के डर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक नाव की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान और साहस की यात्रा थी। जियांग शुआन ने उसे देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया गोतेंग, अब तुम एक सच्चे नाविक बन गए हो। गोतेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं अब डरता नहीं हूँ। उसकी आंखों में चमक थी और उसने अपने चारों ओर की सुंदरता को महसूस किया। पानी की लहरों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट ने उसे एक नई ऊर्जा दी। जियांग शुआन ने कहा, हर यात्रा हमें कुछ सिखाती है और यह यात्रा तुम्हारे लिए एक सबक है। गोतेंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नाव अब धीरे धीरे बह रही थी और गोतेंग ने अपने दिल में एक नई आशा और साहस महसूस किया। उसने अपने दोस्त की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मुखिया, तुमने मेरी मदद की। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। गोतेंग ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी और उसके लिए एक नई दुनिया खुल रही थी। जब तैराकी की छोटी नाव फेयू नदी के पास पहुंची, जियांग शुआन ने तेजी से उसे किनारे की ओर धकेल दिया ताकि वह आगे न बढ़ सके। नदी का पानी गहरा नहीं था और किनारे पर उगने वाले पौधों को साफ कर दिया गया था, इसलिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन नदी का पानी अलग था, जिसमें कई खतरनाक जीव और विशाल मछलियां छिपी हुई थी। एक छोटी नाव का वहां जाना वास्तव भौकमय बाउस को उनकी कुंडला को टीचां कुरी चंकन है ओत अन्य टोकेना टिकेंटफुली। नानशिंग ने जब किनारे पर मजा लिया, लेकिन जब वह नाव पर बैठी और आगे बढ़ी तो उसे गौतेंग की तरह डर महसूस हुआ। मुखिया मुखिया ध्यान से रखना, जियांग शुआन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, हम पलटेंगे नहीं। नाव फिर से धारा के साथ चलने लगी, पहले की तरह फेयू नदी के पास रुक गई। अगली व्यक्ति के लिए किनारे पर लौट आई। अंततः वाइन जनजाति के अधिकांश लोगों को बांस की नाव का अनुभव करने का मौका मिला। जियांग शुआन ने फिर नाव को सबसे बड़े तालाब में फेंक दिया ताकि सभी पहले पानी में रहने की आदत डाल सकें। जब वे आरामदायक हो गए तो वे नाले में गए ताकि पंट पोल का उपयोग करना सीख सकें। यह एक क्रमिक अनुकूलन प्रक्रिया थी। जब वे वास्तव में नाव को नियंत्रित कर सकते थे तो वे फेयू नदी के उथले क्षेत्र में मछली पकड़ने का प्रयोग कर सकते थे, जो किनारे से मछली पकड़ने की तुलना में कहीं अधिक मछलियां लाता था।